चलो, तो अब धीरे धीरे जुड़ रहे हैं लोग। और क्लास वैसे भी ये पेड क्लास है, तो इसमें जितने ऐड होंगे वही जुड़ेंगे। कई लोगों के पास नेट की भी समस्या जा सकती है। करेंटली इस बैच में जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 9 या 10 बच्चे ही जुड़े हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। महत्वपूर्ण इस कंटेक्स्ट में होगी। 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, बाकी जिनको नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ जाएं, फिर क्लास शुरू करते हैं। क्योंकि पेड क्लासेस है तो थोड़ा इसमें इंतज़ार करना पड़ता है अपने को। तो बाकी लोग जुड़ गए हैं या वो कुछ बोल नहीं रहे हैं? अगर आप चाहें तो कुछ बोल सकते हैं। वैसे तो मुझे क्लासरूम में सब कुछ दिख रहा है कि कौन क्या जुड़ा है। एक एक स्टूडेंट का मुझे यहाँ से आइडिया मिलता है कि मेरे क्लास में कितने लोग जुड़े हैं। संजय जुड़ गए हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो वो हैंड रेज कर दिए हैं। हाँ, हैंड रेज वाला सिस्टम सही रहता है। अगर आप कभी ऐसा लगता है कि कुछ पूछना है आपको, तो आप हैंड रेज कर सकते हो। हाँ, एनवी हैज़ रिक्वेस्टेड हैंड, ठीक है। इतना भी कर रहे हैं तो अटेंडेंस पूरा हो जाता है। क्योंकि जब यूट्यूब पर क्लास लेते हैं तो मुझे अटेंडेंस से मतलब नहीं होता, लेकिन जब इस पर मैं क्लास लेता हूं तो अटेंडेंस से मतलब रहता है। लगातार 3 दिन अगर आप ऑनलाइन क्लास से, 4 दिन ऑनलाइन क्लास से अगर आप बंक मारते हैं तो फिर आपको इनएक्टिव कर दिया जाएगा और फीस पूरा आप लोगों का हड़प लिया जाएगा। वेलेजली की तरह, वेलेजली पूरा ज़मीन हड़पता था और मैं आप लोगों की फ़ीस हड़प लूँगा अगर आप लोग लगातार 3 दिन बिना किसी इन्फॉर्मेशन के क्लास में नहीं जुड़ते हैं। तो मैं अपने क्लास को अब आगे ही रखता हूँ। मैं एटलीस्ट क्लास में लगभग सभी लोग जुड़ गए हैं क्लास में अभी। तो अब तक तो मैं आप लोगों से जो चर्चा कर रहा था ये सिर्फ आप एप्लीकेशन पर ही सुन पाएंगे। संभवतः ये वाला वीडियो और शुरू के 2-3 वीडियो यूट्यूब पर जाएंगे, तो वो कैमरे में रिकॉर्डिंग होती है, यहाँ से मैं भी नहीं निकाल पाता हूँ अपने एप्लीकेशन से। ये तो आपके पास सेव रहेंगे। तो अब से मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। एक बार फिर से जितने भी लोग इस लाइव क्लास में जुड़ गए हैं एप्लीकेशन पर, सबको गुड आफ्टरनून। वैसे गुड मॉर्निंग बोला करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि गुड मॉर्निंग बोलने से लगता है कि शरीर में एनर्जी है अभी। गुड इवनिंग बोलने पे लगता है कि अब सो जाएं, अब थक गए हैं। तो सबको गुड मॉर्निंग। आज की क्लास आप देख रहे हैं कि MPPSC मेंस पेपर 3 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का लेक्चर 001 लिखने का एक कारण यहाँ पे है। आप अगर देखें यहाँ पे लेक्चर 001 जो लिखा गया है, इसका डेफिनेटली कुछ कारण है। और वो कारण क्या है कि ये लेक्चर में कम से कम अगर मिनिमम भी अगर लेक्चर होंगे तो कितने होंगे? 100 होंगे। कम से कम 100 लेक्चर तो होंगे ही, और हर लेक्चर लगभग 2 से 2.5 घंटे के होंगे। इससे ऊपर भी जाएगा तो हम ले जाएंगे, क्योंकि गुणवत्ता में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और मैं आपको विश्वास के साथ बोलता हूं कि आप MPPSC के पेपर 3 में कैसे भी क्वेश्चन देगा, आप जरा सा भी सरप्राइज नहीं होंगे। क्योंकि आप पढ़े भले ही हों, अपने सेल्फ पढ़े हों या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के सहारे पढ़े हों, लेकिन यहाँ जो पढ़ेंगे वो आपको आज से ही उसकी फीलिंग मिलेगी। आज के क्लास का टॉपिक क्या है? पाठ्यक्रम को समझना। अब मैं यहाँ लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन आपको आज मैं बॉलीवुड के 2 गानों का अंतर समझाऊंगा और वो आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। बॉलीवुड के 2 गाने कौन से हैं? तो एक गाना तो है कि बिना तुझे जाने बिन पहचाने मैंने जिगर में बसाया। बाकी गाना आप लोगों को पता ही होगा, पुराना गाना है, काफ़ी चलता है। बिन तुझे जाने बिन पहचाने मैंने जिगर में बसाया। अब उसके बाद देखते हो क्या बोलता है? जले तन तेरा भी जले मन मेरा भी। तो वैसा जलेगा। इसका अंतर हम लोग MPPSC में भी इसको कोरिलेट करेंगे। टॉपिक ये जो पाठ्यक्रम है आज का, इसमें यही हम समझेंगे। और दूसरा क्या कि बॉलीवुड में एक और गाना आप सुने होंगे कि चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर के देखो ना। तो आज हम देखेंगे कि हमारी कोई भी एग्ज़ाम, चाहे UPSC की तैयारी करो, चाहे MPPSC, चाहे स्टेट, कोई भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप,
इवन पटवारी एसआई की भी तैयारी कर रहे हो तो वो सिलेबस हमसे यही बोलता है कि चेहरा क्यों देखते हो, दिल में उतर के देखो ना। और आज आप लोगों को मैं ये दोनों बॉलीवुड के गाने का एमपीपीएससी में कोरिलेट करके दिखाऊंगा। तो आज का टॉपिक आप समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। पाठ्यक्रम को समझना डायरेक्ट अगर आपके दिमाग में होगा कि फिजिक्स का या केमिस्ट्री का या टेक्नोलॉजी का पहला पॉइंट मैं पढ़ा दूंगा, तो फिर मैं आपके साथ वही करूंगा जो अब तक आपके साथ होता आ रहा है। ये क्लास मुझे इत्मीनान से पढ़ाना है, समय का मुझे नहीं देखना है कि 2 घंटे लग रहा है कि 1.5 घंटे लग रहा है। मुझे आपको एक गुणवत्ता देनी है कि आप रियल में महसूस कर सकें कि पढ़ाई होती क्या है, सिविल सर्विसेज की पढ़ाई होती क्या है। क्योंकि मिसगाइडेड मैं भी हुआ हूँ, मुझे भी जब प्रिपरेशन में उतरा तो मुझे भी मिसगाइड किया गया, लेकिन उसको जो मैंने इतना समय लगाकर अनुभव में देखा है कि कैसे इस चीज़ को सही किया जा सकता है। मैं नहीं चाहता कि अगर अब तक आप मिसगाइड हुए हों तो वही काम मैं भी करूं कि जल्दी से कोर्स ख़त्म करूं, आपको भेजूं कि जाओ भैया पढ़ाई कर लो, और फिर गए एग्ज़ाम में आप बोले कि एग्ज़ाम निकल नहीं रहा है। ये नहीं होगा। अब पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम को समझना, हम लोग यहाँ पे पुराना सिलेबस की बात करेंगे थोड़ा 2019 तक का, और फिर हम नए सिलेबस की बात करेंगे जो 2020 से लागू हुआ है। हालांकि इस सिलेबस के माध्यम से एमपीपीएससी का अभी मात्र 1 मेंस हुआ है, मात्र 1 मेंस इस सिलेबस से हुआ है, और पुराने सिलेबस से मेंस जो भी हुए हैं उनका आपको पेपर भी ग्रुप में आपके भेजा जाएगा। एक और बात मैं बता दूं कि अभी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप तो क्रिएट हो गया है, सभी लोगों को मैं उसमें नहीं जोड़ पाया हूं, अभी क्लास के बाद जोड़ दूंगा। और टेलीग्राम ग्रुप अभी जस्ट क्लास के बाद बनाने के बाद जितने लोग क्लास में हैं उनका ऐड कर दिया जाएगा उसमें। तो जो कुछ भी यहाँ आज मैं पढ़ाऊँगा उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। बट पीडीएफ वाली कहानी आपको करना नहीं है कि पीडीएफ मिलेगा फिर हम पढ़ेंगे, एकदम नहीं। आपको एकदम ऑफलाइन क्लास लगेगा, बोल के मैं लिखवाऊंगा, समझाऊंगा, जैसे ऑफलाइन क्लास में वैसे ही चलेगा। तो आपको कॉपी पेन लेके ही बैठना है हमेशा, और साथ साथ लिखना है। जो मैं यहाँ से भेजूंगा वो तो एक्स्ट्रा रहेगा। तो ये तो आज क्या पढ़ेंगे वो हमने देख लिया। सबसे पहले हम बात करेंगे पुराने सिलेबस की, और पुराने सिलेबस की कैसे बात करेंगे, तो इसको आज की क्लास जो थोड़ी डिले भी हुई थी उसका मुख्य कारण यही था कि मैं सोच रहा था कि इसका पीपीटी बन जाए, बट पीपीटी तो कहाँ बन पाया, हम पीपीटी नहीं उसका बन पाया। इसलिए जनरल जो उसका हाथ से लिखा हुआ जो मेरा मैटर है मैंने उसको ही उस पर रखा है। तो एक बार वो ओपन हो जाए फिर शुरू करते हैं। तो पहले हम देखेंगे क्या ओल्ड सिलेबस के बारे में। पहले हम बात करेंगे ओल्ड सिलेबस के बारे में। ओल्ड सिलेबस, पुराना सिलेबस अगर हम देखें तो सबसे पहले आप लोगों के मन में एक बात आता है, भोपू नहीं बज रहा, आशीष यादव बोल रहे हैं। एक्चुअली मैंने वो लाइव क्लास सुबह लेता हूं तो मैं जो बंद करना रहता है इसको मैं एक बार चालू कर देता हूं। आप लोगों को यहाँ आवाज़ बंद रखता हूं मैं। आवाज़ बंद करने का कारण ये रहता है कि अब बजेगा। आवाज़ मैं इसलिए बंद रखता हूं कि YouTube वाले में सीधे आवाज़ आने लगती है ना, ऐसे नहीं आएगी, समझिए। तो जो ओल्ड सिलेबस है, लोग बोलते हैं कि अभी साइंस टेक का वेटेज बढ़ा दिया गया है। आप सुनते होंगे अक्सर कि साइंस और टेक्नोलॉजी का जो वेटेज है बढ़ा दिया गया है। तो ये कैसे बढ़ा दिया गया है, इसकी वैल्यू को बढ़ा दिया गया है कैसे। तो सबसे पहले यही समझो कि जो पहले हुआ करता था 2019 तक का जो सिलेबस था, 2019 तक का जो पाठ्यक्रम था, उसमें उस पाठ्यक्रम में क्या हुआ करता था, तो पेपर 3 2 खंडों में बटा होता था। पेपर 3 सब आपको आइडिया है, लेकिन सब बेसिक से हम एक बार बात करेंगे जिससे कि हर बात समझ में आए। पेपर 3 2 खंड में बटा होता था। एक होता था खंड अ, हिंदी मीडियम की क्लास है तो मैं हिंदी लिखूंगा, और दूसरा होता था खंड ब।
और ये पूरा पेपर होता था 300 नंबर का। तो इस 300 नंबर में से 150 नंबर 150 मार्क्स हुआ करता था साइंस और टेक का, और 150 मार्क हुआ करता था किसका, इकोनॉमिक्स का। 150 मार्क्स इकोनॉमिक्स के लिए हुआ करता था, इको का, और साइंस और टेक का हुआ करता था कितने का, तो 150 का। तो जाहिर सी बात है कि स्कोप कम होता था। 150 नंबर में क्वेश्चन पूछने के लिए स्कोप कहीं ना कहीं कम होते थे, जबकि जो नया सिलेबस आया है, नया पाठ्यक्रम जो आया है, नया पाठ्यक्रम को हम बोलेंगे कब से लागू हुआ है, 2020 से, बट इससे सिर्फ एक मेंस अभी हुआ है। इसमें क्या हुआ है, तो इसमें पेपर 3 में से खंड को हटा दिया गया है। पेपर 3 किसी भी खंड में नहीं बटा है, बल्कि ये पूरा पेपर ही कितने का है, 300 मार्क्स का है। तो अब जो इकोनॉमिक्स आया करता था, जो इकोनॉमिक्स आता था 150 मार्क्स का, वो 150 मार्क्स यहाँ से हट गए, वो चला गया पेपर 2 में, और इसलिए इसका वेटेज क्या हो गया है, अभी 150 मार्क्स और बढ़ा दिया गया है। तो पहले तो आप आज से दिमाग में ये फिट रखिए कि साइंस और टेक्नोलॉजी का वेटेज कैसे बढ़ा दिया गया है। और बड़ा मज़ेदार बात मैं आपको एक और बता दूं यहाँ पे, और वो मज़ेदार बात क्या है कि पेपर 1 में, वो भी मैंने यहाँ लगाया हुआ है, पेपर 1 जो अभी नए सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ, न्यू सिलेबस में, यहाँ न्यू लिख देता हूँ, न्यू सिलेबस में पेपर 1 का खंड ब जो है भूगोल वाला, खंड ब भूगोल, इस भूगोल का जो 5वां इकाई है, खंड ब भूगोल का जो 5वां इकाई है, अभी इकाई में बांट कर रखा है, तो 5वें इकाई में प्रौद्योगिकी ही दिया हुआ है, 5वें इकाई में भी, और 30 नंबर लगभग ऐसे बोल रहे हैं, बट वो कंफर्म है नहीं, सिलेबस आप जरूर पढ़े होंगे, घट बढ़ भी सकता है। तो प्रौद्योगिकी उसमें भी जुड़ा हुआ है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, इस तरीके से। तो अभी एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए आप कि इसका आंसर आपके पास क्या रहेगा कि साइंस टेक का वेटेज बढ़ गया है। कैसे बढ़ गया है साइंस टेक का वेटेज, तो 2019 तक का पाठ्यक्रम में खंड अ और खंड ब में बटा होता था पेपर, टोटल 300 मार्क का होता था, लेकिन 150 मार्क साइंस एंड टेक्नोलॉजी का होता था, और दूसरा 150 जो आधा उसका वेटेज होता था वो इकोनॉमिक्स का होता था। ये आपके मन में एकदम क्लियर कट बात आ जानी चाहिए। नया पाठ्यक्रम जो है 2020, इसमें 300 नंबर का साइंस और टेक्नोलॉजी कर दिया गया है, और वो साइंस टेक्नोलॉजी इसलिए अब इसका वेटेज बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ये 300 नंबर यहीं केवल नहीं आपको दिमाग में रखना है, इस लेक्चर से जैसे आपके दिमाग में है कि मैं पेपर 3 पढ़ रहा हूँ, आप पेपर 3 ही केवल नहीं पढ़ रहे हो। ई गवर्नेंस जब मैं पढ़ाऊँगा तो आप पेपर 4 एथिक्स में भी उसका यूज कर पाओगे, उसका पॉलिटी में भी यूज कर पाओगे। सोशल मीडिया पढ़ाऊंगा तो सोशल मीडिया का प्रयोग एथिक्स में भी कर पाओगे, सोशल मीडिया का प्रयोग पेपर 2 में भी कर पाओगे। स्वास्थ्य वाले मुद्दे जब मैं पढ़ाऊंगा तो स्वास्थ्य नीति पेपर 2 का कवर कर पाओगे, और उस लेवल तक मैं पढ़ाऊंगा कि आपको ये 300 नंबर में यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि ये आपका नियरली 400 नंबर, 425 नंबर की बातें मैं यहाँ कवर करूँगा पेपर 3 में ही। और इसलिए आराम से लेक्चर ये चलेगा। पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये क्लियर हो गया होगा। अगर मैं पहला गाना क्या बताया कि बिना तुझे जाने बिन पहचाने, अगर सिलेबस को बिना जाने, जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसको बिना जाने ही अगर उसके लिए तैयारी में लगेंगे मोटी मोटी किताब खरीद के पढ़ने, तो समझ लो कि परेशानी तो होनी ही है। कभी भी बहुत रेयर केस में आपको एक बार में सफलता मिलेगी, अदरवाइज आपको भटकना पड़ेगा ही। और पहले से अगर आप जान लोगे, जो पीएससी के सिलेबस क्या बोल रहा है कि चेहरा मत देखो, ये सिलेबस मेरे पास है लेकिन मैंने सिलेबस को इतना तोड़ा क्यों। चेहरा मत देखो, इसके दिल में उतर के देखो, और फिर देखो आपको हर बात समझ में आएगी कि क्या सिलेबस है। बढ़ते हैं आगे। तो इसके आगे अगर हम चलें तो मैं देखता रहता हूं कि आप लोगों का कोई कमेंट, और कमेंट क्वेश्चन से जुड़े आने चाहिए, अदरवाइज क्या क्लास कॉम्प्रोमाइज होती है। अब देखते हैं हम एमपीपीएससी का पाठ्यक्रम 2019 तक क्या था। बड़ा ध्यान से समझना मैं कि आधे में क्यों ऐसा लगाया हूं। मैं पीपीटी में बना रहा था, पीपीटी पूरे में खुल रही थी, तो मैंने सोचा हाथ का लिखा हुआ बनाएं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। समझिए, जो पेपर
थर्ड था पहले 2019 तक, वो क्या होता था, उसका खंड अ, पेपर 3 का खंड अ का नाम हुआ करता था विज्ञान और तकनीक। और पहले वाला पेपर जो था, पुराना सिलेबस पहले समझ लो ध्यान से, और फिर हम देखेंगे कि पुराना सिलेबस यहाँ है कि नहीं है। तो पुराना सिलेबस जो था उसमें मज़ेदार बात ये थी कि पेपर 3 का पार्ट जो खंड अ था उसका नाम था विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खंड अ का नाम हुआ करता था विज्ञान व प्रौद्योगिकी। और इसमें क्या मज़ेदार बात थी, तकनीकी बोलता था वो, बात एक ही है, मैं तकनीकी लिख दिया, प्रौद्योगिकी लिख दिया यहाँ पे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। और ये लेक्चर जैसे अभी आपको लगता है ना कि सर हमारा लेक्चर 10 इकाइयों में बटा है, अच्छी बात है 10 इकाइयों में बटा है, लेकिन पहले नहीं बटा होता था क्या? पहले भी बटा था। ये पहले कैसे बटा था? पहले 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 बिंदुओं में बटा था, और इनके नीचे अलग अलग बिंदु हुआ करते थे, 1.1 1.2 1.3 1.4, इस तरीके से 3 तक था पहला। तो इस तरीके से पॉइंट्स बने होते थे, ये आप दिमाग में रखेंगे। ऐसे 2 भी बटा होता था, 3 भी बटा, 4 भी दिखाऊंगा मैं। तो इनको मैं नाम क्या देता था, मैं इनको तब भी पढ़ाता तो मॉड्यूल बोलता था। इनका नाम मैं बोलता था क्या? मॉड्यूल। कि खंड अ का मॉड्यूल 1 में इतने पार्ट हैं, मॉड्यूल 2 में इतने पार्ट हैं, मॉड्यूल 3 में इतने पार्ट हैं, मॉड्यूल 4 में, 5 में, 6 में। मतलब जो पुराना पेपर था वो 6 मॉड्यूल में बटा हुआ था विज्ञान और तकनीक का। विज्ञान और तकनीक का जो 2019 तक का सिलेबस हुआ करता था, वो सिलेबस मॉड्यूल 1 से लेकर मॉड्यूल 6 तक बटा होता था। और उसी मॉड्यूल को मैं थोड़ा तोड़कर आपको दिखा रहा हूँ। उसको जैसे वो लिखता था तो वो तो बड़ा कंजस्टेड कर देता था, मैं उसको काफ़ी फैला कर लिखा हूँ कि आपको बात समझ में आए। तो देखिए, पहले आपको समझना है कि जो मॉड्यूल फर्स्ट हुआ करता था उसका नाम दिया करता था विज्ञान। सिलेबस पुराना मैं आपको भेजूंगा अभी आज ही, और ये भी भेज दूंगा जो मैंने बनाया है। मॉड्यूल फर्स्ट का नाम हुआ था विज्ञान, और विज्ञान 1 जो है, मॉड्यूल 1 को उसने, या पॉइंट 1 आप बोलते होंगे, तो 1 को बांटता था 1.1, और 1.1 में रसायन विज्ञान देता था। और मैं आपको लगे हाथों नए सिलेबस की भी बात यहाँ पे कर रहा हूँ, इसलिए हाथ से बनाया कि 1.1 जो है नए पाठ्यक्रम में इकाई 2 है। 1.1 नए सिलेबस में क्या है? इकाई 2, क्योंकि इकाई फर्स्ट नए सिलेबस में भौतिक विज्ञान है, और यहाँ पर रसायन विज्ञान पहले दिया है, इसलिए नए सिलेबस में इकाई 2 है। तो ये आप ध्यान रखें क्या क्या दिया था इकाई 1.1 में। हमारे आसपास व्याप्त पदार्थ, ध्यान से समझना आप इस बात को, जिससे कि जब भी नए सिलेबस पढ़ाऊंगा तो आप समझोगे कि वो सारी बातें हैं, एक्स्ट्रा जुड़ा है नहीं जुड़ा है, तो हमें कैसे अप्रोच रखना है, इसलिए ध्यान से बात को सुनना है। हमारे आसपास व्याप्त पदार्थ, तत्व यौगिक मिश्रण, धातुएं और अधातुएं, कार्बन और इसके यौगिक, अणु, परमाणु, परमाणु की संरचना, और परमाणु की संरचना से ही बोर का नियम पूछा करता था पहले। परमाणु की संरचना से ही बोर का नियम पूछा करता था। अणु, परमाणु, परमाणु की संरचना, रासायनिक अभिक्रिया, अम्ल, क्षार एवं लवण, अम्ल, क्षार एवं लवण, ये दिया करता था वो मेंस में। मेंस की बात कर रहा हूं, प्री की बात यहाँ नहीं कर रहा हूं, क्लास मेंस की है तो मेंस के हिसाब से चल रहे हैं। वैसे आपका प्रीलिम्स का 80% कवर हो जाएगा यूनिट 7 और यूनिट 9 इसी में। जीव विज्ञान में अगर हम जाएं तो 1.2 हुआ करता था जीव विज्ञान पुराने सिलेबस में। नए पाठ्यक्रम में ये इकाई 3 है। साथ साथ ये भी देखते रहिए कि नए पाठ्यक्रम में ये इकाई 3 है। नाम इसमें क्या क्या पॉइंट थे वो कॉमा लगा के लिखता था। मैंने ABCD अपने मन से कर दिया है। जीव एवं जीवों के प्रकार, उत्तक जीवन की इकाई कोशिका, जैविक क्रियाएं, चयापचय, चयापचय को इंग्लिश में मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, उपापचय बोलते हैं, और बड़ी डिटेल में इस बात को पढ़ाऊंगा कि उपापचय, उपचय और अपचय से मिलकर बनता है वो क्या होता है। अगला नियंत्रण एवं सामंजस्य, ये भी हम पढ़ेंगे आज। ये मानव शरीर संरचना में दे दिया है। प्रजनन, ये भी मानव शरीर संरचना में दे दिया है। और अगला दिया है अनुवांशिकी व जैव विकास, ये उसका
1 का 1.2 हुआ करता था, जो आज इकाई 2 में चला, इकाई 3 में चला गया है, और इकाई 3 में थोड़ा सा और भी बढ़ा दिया है। क्यों बढ़ा दिया है? इसलिए मैं पहले बात किया कि अब 300 नंबर का हो गया है, इसलिए अब कुछ एक्स्ट्रा इसमें बढ़ाएगा भी। 1.3 में अगर हम आ जाएं तो ये भौतिक विज्ञान हुआ करता था, जो आज नए पाठ्यक्रम में इकाई 1 है। नए पाठ्यक्रम का इकाई 1 उस समय 1.3 हुआ करता था। गुरुत्वाकर्षण आज भी है, देखेंगे हम। गति, बल एवं गति के नियम, कार्य ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत एवं चुंबकत्व, तो ये उसका मॉड्यूल फर्स्ट हुआ करता था, या पॉइंट 1 हुआ करता था। और उस पॉइंट 1 में 3 खंड हुआ करते थे, 3 बिंदु हुआ करते थे, 1.1, 1.2, 1.3। नए सिलेबस में उल्टा कर दिया है। एकदम उल्टा कैसे किया है? इकाई 1 इसको 1.3 को बना दिया है, इसको इकाई 3 बनाया है, और इसको इकाई 2 बना दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, हम दूसरे पेज पर आते हैं। एक और चीज़ कि YouTube पे आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने की आदत पड़ गई है, तो इस पर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे, बट सब कुछ मैं भेजूंगा आपको, तो कोई दिक्कत नहीं। इवन आप लोग बोलेंगे तो मैं इस बोर्ड पर जो कुछ लिखा हूं, ये जो कहती हूँ भी आपके ग्रुप में भेज दूंगा। जितना कुछ बोर्ड पे मैं जैसे लिख रहा हूं, ये ऐसे ही सेव हो जाएगा, और ग्रुप में व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे दोनों जगह में भेज दिया करूंगा। अगर आप कहेंगे तो और लिख लेते हैं तो और अच्छी बात है। खैर, किसी का कुछ छूट भी जाए तो मैं भेज दिया करूंगा। अब आ जाते हैं इसके मॉड्यूल 2 पर। उम्मीद करता हूं कि क्लियर आपको दिख रहा होगा, और नहीं दिखे तो आप बोलेंगे तो मैं छोटा भी कर दूंगा। हालांकि अब तो छोटा करना मुश्किल मेरे लिए होगा, क्योंकि मैंने इसको लगा लिया है। मैं बोल रहा हूं, समझ में आपको आएगा। मॉड्यूल हो सकता है कि मैं थोड़ा दूरी से भी हूं लैपटॉप के, तो दिक्कत हो रही होगी। मॉड्यूल 2 क्या है? तर्क एवं आंकड़ों की व्याख्या। तर्क एवं आंकड़ों की व्याख्या मतलब ये गणित हम बोल दिया करते थे, सच में केवल गणित नहीं हुआ करता था ये। और नए पाठ्यक्रम में इकाई 5 में चला गया है। ये नए पाठ्यक्रम के इकाई 5 में चला गया है। और मैं आपको मजेदार बात अभी बताता हूं कि गणित में उसने जानबूझ के चीजें कम कर दिया है। गणित में पहले ज्यादा हुआ करता था सिलेबस, इसलिए पुराना सिलेबस दिखा रहा हूं पहले मैं आपको। और पुराने पेपर्स भी हम हर रोज जहां जहां जरूरत पड़ेगी चर्चा करते रहेंगे। तो अब गणित के सिलेबस को थोड़ा कम कर दिया है। 2.1 मॉड्यूल 2 का 2.1 लिखता था क्या? वो आधार संख्याएं और सांख्यिकी, अंक एवं उनके संबंध एवं संभाविता। अब ये क्या था देखेंगे जब पढ़ेंगे तब। अभी तो मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या है, जिससे कि हम मैच कर पाए कि अभी हमारे सिलेबस में क्या है। आंकड़ों का प्रबंधन, व्याख्या, चार्ट, ग्राफ, तालिका, तथ्यांकी पर्याप्तता। अब जो उसने लिखा है मैंने वही लिख दिया, पर्याप्तता। हालांकि पर्याप्तता होता है, इसने पर्याप्तता लिखा है, सफिशिएंसी बोलते हैं। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन ना हो तो फिर क्लास कैसा। और मेरी क्लास तो आपको वैसे ही आपको पता है कि बदनाम है क्लास पूछने के, क्वेश्चन पूछने के लिए। तो ग्राफ का हिंदी नाम बताइए, कितने लोग ग्राफ का हिंदी नाम बताएंगे? ग्राफ का हिंदी नाम, ग्राफ तो इंग्लिश नाम है, ग्राफ का हिंदी नाम जो भी बताएगा उसको 1 रसगुल्ले का प्राइज। अब गूगल करके नहीं, गूगल करके बताएंगे तो आप लिख दीजिएगा कि मैंने गूगल करके निकाला। ग्राफ को हिंदी में हम बोलते हैं आलेख, लिख लो कहीं। ग्राफ को हिंदी में क्या बोला जाता है? ग्राफ तो इंग्लिश शब्द है और ग्राफ को हम हिंदी में बोलते हैं आलेख। चलिए हम उस बात पे नहीं, ये अच्छी चीज थी क्योंकि आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें आपको ग्राफ चार्ट के तालिकाओं का बहुत ज़्यादा यूज करना पड़ता है, और इसलिए अच्छी बात थी। बट अभी इसको इनडायरेक्टली भले ही पूछे वो, लेकिन डायरेक्ट अभी सिलेबस में नहीं देखेंगे हम। ये वाली बात अभी भी सिलेबस में है। 2.3 ये पुराना सिलेबस हम देख रहे हैं। अनुपात, समानुपात, इकाई विधि, लाभ एवं हानि, प्रतिशत, छूट, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज। उसने चक्रवर्ती ब्याज लिखा है, मैं सीधे उसकी साइड से बातें लेता हूं। उसने चक्रवर्ती लिखा है, और जहां तक मैं अब तक गणित पढ़ा हूं मुझे चक्रवर्ती कहीं से भी नहीं समझ में आता। चक्रवृद्धि समझ में आता है कि चक्रवृद्धि क्या होती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद आगे अगर हम जाके देखें
तो 2.4 में दिया करता था। क्षेत्र विधि, जिसको हम मेंसुरेशन बोला करते हैं, क्षेत्र विधि, क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन, और 2.5 में मतलब मॉड्यूल 1 से बड़ा मॉड्यूल था, गणित काफ़ी बड़ा था पहले। तार्किक शक्ति, विश्लेषणात्मक क्षमता और समस्या समाधान, ये पुराना सिलेबस में लिखता था, जिसको हम जनरली निक नेम की भाषा में गणित बोल देते थे, बट वो गणित नहीं बल्कि क्या बोलता था, तर्क एवं आंकड़ों की व्याख्या। अब मॉड्यूल 3 जो आ रहा है, ये नए सिलेबस में कहाँ चला गया है, नए पाठ्यक्रम में इकाई 5 में चला गया है। क्लास जैसे ही ओवर होगा आपको इसका पीडीएफ, जो जैसे यहाँ पे जो लगा है, दूसरा पीडीएफ नहीं, सेम यही पीडीएफ चला जाएगा आपके ग्रुप पर। मॉड्यूल 3 में अगर आप आते हैं तो पहले वाला मॉड्यूल 3 में बोल रहा हूँ कि वो 6 मॉड्यूल में बांटा था ना। फिर से एक बार देखो, अगर जाग नहीं रहे हो तो देखो, ये 1 2 3 4 5 6 मॉड्यूल में बांटा हुआ था। वो मॉड्यूल नहीं लिखता था, मॉड्यूल मैं लिख रहा हूँ। वो तो बस ऐसे 1 बिंदु लिखा, उसका नाम लिखा, फिर उसके पॉइंट बनाया, 2 लिखा, ऐसे करके खंड अ में पेपर 3 के बनाया हुआ था, विज्ञान और तकनीक के सिलेबस को। मॉड्यूल 3 में नए पाठ्यक्रम में इकाई 7 में अभी आ गया है। मॉड्यूल 3 तकनीकी बोल रहा है, प्रौद्योगिकी बोल रहा था। प्रौद्योगिकी में क्या क्या था, तो विज्ञान मैं ABCD किया हूँ, वो कॉमा लगा के लिखा होगा। तो मैं वैसे भी हमको चीज़ें पढ़नी तो वही हैं, लेकिन हमको अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करनी है, जिससे कि हमको लंबे समय तक दिमाग में रखे। तो विज्ञान एवं तकनीकी का सामाजिक एवं आर्थिक प्रौद्योगिकी में अनुप्रयोग अभी भी ये है, ऐसा नहीं कि अभी नहीं है। देखेंगे देशज तकनीक, हमारे देश में नई नई तकनीकें बन रही हैं। मैं आपको अभी लगे हाथों बनाऊं कि तमिलनाडु में कुछ विद्वानों के द्वारा अभी क्या किया गया है, हवा से पानी बनाने का तकनीक ढूंढ लिया गया है। वैसे भी आपको पता है कि चेन्नई में सूखा वगैरह और पानी की किल्लत पड़ रही है, तो हवा से पानी बना रहे हैं वो। तो हवा से पानी किस तरीके से बना रहे हैं, क्या तकनीक प्रयोग कर रहे हैं, उस तकनीक को अगर हमने पढ़ लिया तो वो देशज तकनीक कहलाएगी। जो देश में नई नई चीज़ें नवाचार हो रही हैं तकनीक के क्षेत्र में, उनको पढ़ना होता था, और ये अभी भी है। ये तो करंट अफेयर्स का भी पार्ट बन जाता है। तकनीकी हस्तांतरण एवं नवीन तकनीक का विकास। अब देखो, तकनीकी हस्तांतरण को अभी करंट अफेयर्स से आप जोड़ो। लोग बोलते हैं ना कि MPPSC में करंट अफेयर्स का रोल नहीं होता है। मैं आपको इस लेक्चर में सिखाऊंगा कि अगर करंट अफेयर्स को आप सही तरीके से पढ़ के, और अगर MPPSC के आंसर राइटिंग में यूज कर रहे हो, तो आपके आंसर राइटिंग की गुणवत्ता को किस लेवल तक वो बढ़ा सकता है। अब करोगे, जब कोई कर ही नहीं रहा है तो क्या मतलब, क्या समझ में आएगा, करके तो देखो कितना बेहतर हो जाएगा वो। तो अभी आप देखेंगे इजराइल जो है, उससे हम कई प्रकार की तकनीकें लेते हैं, और भी पश्चिमी देशों से हम तकनीकें लेते हैं। तो कुछ दिन पहले ही इजराइल के जो वहाँ पे सरकार है, वो बोले हैं कि हम भारत को तकनीकें तो दे सकते हैं, लेकिन हमें बड़ा डर रहता है कि हमारी तकनीकी हस्तांतरण का वो लोग क्या कर देते हैं, दुरुपयोग कर लेते हैं पेटेंट के मुद्दे के अनुसार, कि बिना रॉयल्टी के ही उसका रिवर्स इंजीनियरिंग करके उससे चीज़ें सीख लेते हैं, जो चीन कर करके आज प्रौद्योगिकी का मास्टर बन गया है। तो करेंगे आगे हम बात नवीन तकनीकी का हस्तांतरण किस तरीके से। अच्छा, तकनीकी हस्तांतरण, दूसरे देशों से हमने कोई तकनीक लिया या अपने देश से कोई तकनीक किसी को दिया, तो वो तकनीकी हस्तांतरण हुआ। और फिर कई बार होता है कि उन्हीं तकनीकों के माध्यम से हम नई तकनीक का विकास कर लेते हैं। तो इन बातों को हमें पढ़ना होता था, अभी भी ये हमको पढ़ना ही पड़ेगा, भले ही करंट अफेयर्स में पढ़ें। 3.2 किसमें हुआ करता था, पेटेंट व बौद्धिक संपदा के अधिकार, ट्रिप्स एवं ट्रिम्स, पहले भी हुआ करता था, आज भी ये सिलेबस में हमें दिखाऊंगा, इकाई 7 में पेपर 3 के। देखो, अगर ये सब चीज़ें नहीं आप सोचे कभी अब से पहले, तो आप सोच सकते हो कि कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। जब एग्ज़ाम हमारा नहीं निकलता है तो हम MPPSC को, UPSC को, RAS को, अलग अलग संस्थाओं को, जिस संस्था का पेपर दे रहे हैं, गलत ठहराते हैं। लेकिन एक बार हम नहीं सोचते हैं कि क्या हम में गलती कुछ है, हमने कुछ गलत किया है। नहीं, कि हमको लगता है कि हम तो एकदम सही ही हैं, और जब तक हमको लगेगा कि केवल हम ही सही हैं तब तक तकलीफ होगी। आप नेचर को पकड़िए, प्रकृति को पकड़िए। 3.3 क्या है, विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में भारतीयों का योगदान, ये अभी भी है। तो ये 3
तीसरा मॉड्यूल 3.1, 3.2, 3.3 में बटा होता था पुराना सिलेबस। उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। इसका 6 मॉड्यूल देखना है तो मॉड्यूल 4 पे आते हैं। जो पुराने सिलेबस का मॉड्यूल 4 हुआ करता था वो मॉड्यूल क्या बोलता था? ये भी तकनीक था, विकासशील तकनीकी। वो तकनीकी लिखता था तो मैंने भी तकनीकी लिखा कि आपको सिलेबस से कहीं कुछ दिक्कत ना हो। उसने जो लिखा है वही मैंने लिख दिया, बट ऐसा बार बार करेंगे नहीं, अपन तकनीक भी लिख सकते हैं, विकासशील तकनीकी। और इसको नए पाठ्यक्रम में इकाई 7 में ही हम देखेंगे, इसलिए यहाँ लिखा हूँ मैं नए पाठ्यक्रम में इकाई 7 पेपर 3। नए पाठ्यक्रम में पेपर 1 खंड बी खंड ब इकाई 5। तो नए सिलेबस में ये 2 जगह है, ध्यान रखिएगा। और ये इसलिए मैं बोला कि आपको पेपर 1 का खंड ब का जो भूगोल वाला पार्ट है नए सिलेबस का, उसमें ये वाला बात जोड़ा हुआ है। मैं कोशिश इस तरीके से कवर करने का करूँगा कि वो इकाई 5 भी आपका एकदम 100% कवर यहीं हो जाए, अलग से आपको मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। तो नए पाठ्यक्रम में पेपर 1 के खंड ब के इकाई 5 में भी ये बात है और नए पाठ्यक्रम के पेपर 3 के इकाई 7 में भी ये बात है। अभी मत बोलना सर यहाँ भी तो इकाई 7 बोले हो, तो है ना भाई, ये भी इकाई 7 में है और ये भी इकाई 7 में है। अब दोनों है तो दोनों ही बताऊंगा ना। क्या कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी हैं। क्या क्या है? तो पहला है नवीन तकनीकी, जैसे सूचना व संचार तकनीकी। अब सूचना और संचार तकनीकी तो आप प्रीलिम्स पढ़े होंगे, उसमें भी दिया हुआ है, तो वो भी यहाँ कवर होगा। क्योंकि पढ़ाते समय मैं इस तरीके से नहीं सोचूंगा कि ये वाली बात छोड़ देता हूँ बाद में उससे पैसा कमाने को मिलेगा, नहीं। प्री प्लस मेंस का मैं बैच पढ़ाना ज़्यादा पसंद करता हूँ, बट अब ये बैच मेंस का ही लॉन्च हो गया है तो मैं आपको कहीं भी उसमें भी दिक्कत नहीं होने दूंगा। जितना बातें यहाँ आएंगी उसको हर तरीके से पढ़ेंगे कि आपको फैक्ट और कंसेप्ट सब मिल जाए। सुदूर संवेदन, अंतरिक्ष, GIS, ये सब अभी है। जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं, अभी भी है। नैनो टेक्नोलॉजी अभी के सिलेबस में डायरेक्ट नहीं है, अभी नया सिलेबस पर भी आऊँगा मैं। कृषि एवं अन्य संबंधित क्षेत्र, स्वास्थ्य, ई गवर्नेंस, यातायात, स्थानिक नियोजन, गृह एवं क्रीड़ा, गृह है, ग्रह नहीं गृह, तो गृह एवं क्रीड़ा इत्यादि में इनके अनुप्रयोग। किनके अनुप्रयोग? इन विकासशील तकनीकी का इन क्षेत्रों में अनुप्रयोग हो रहा है। कैसे? तो आपको पता है कि पहले क्या होता था, खेल में ही ले लीजिए, कोई एनर्जेटिक चीज़ें खा लिए, कोई ड्रग्स ले लिए, उनके शरीर में कुछ समय के लिए एक्स्ट्रा पावर आ गया, एक्स्ट्रा शक्ति आ गई, बाकियों से अलग हो गए, जिस गेम में गए उस गेम में वो जीत गए। दौड़ का गेम है, एथलीट, जितने भी एथलीट लोग हैं जीत गए, तो बाकियों के साथ अन्याय होता था। आज हम विज्ञान और तकनीक का प्रयोग करके क्या कर ले रहे हैं, उन चीज़ों को पहले से ही जांच ले रहे हैं कि कोई डोपिंग किया है या नहीं किया है। बाहर से उत्तेजक या शक्तिवर्धक दवाओं का अपने शरीर में शामिल करना ही क्या कहलाता है? डोपिंग कहलाता है। और उस डोपिंग को आज आराम से पहचाना जा सकता है। हर एक खेल का कोई बड़ा आयोजन होता है तो पहले खिलाड़ियों को चेक कर लिया जाता है कि आपने डोपिंग तो नहीं किया है। तो ये, और देखिए क्रिकेट अगर आप लोग देखते होंगे तो पहले क्रिकेट में बॉलर फेंका बॉल और अंपायर ने अगर LPW आउट दे दिया तो दे दिया, खत्म बात। आज क्या होता है, हम तुरंत जो खिलाड़ी है वो भी बोल देते हैं कि नहीं हमें रिव्यू चाहिए, और रिव्यू वो देखता कौन है? तो विज्ञान और तकनीक का प्रयोग करके ही वो रिव्यू को फिर से जो घटना घटित हो गई है उसको फिर बैक में जाकर हम देख पाते हैं कि वो सही में आउट है या नहीं है। तो इस प्रकार के तकनीकों का किस तरीके से गृह और क्रीड़ा के क्षेत्र में प्रयोग हो रहा है, किस तरीके से ई गवर्नेंस में हो रहा है, किस तरीके से यातायात में हो रहा है। अब देखिए गूगल बना रहा है कार जो ड्राइवरलेस कार है, ड्राइवर है ही नहीं, आप केवल बैठो और कार को बोल दो कि चलते हैं राजवाड़ा, और तो कोई बढ़िया गाना सुना दो तो वो गाना ऑटोमेटिक, यही हो सकता है कि गाना आप बोले कि ये गाना बजा दो, दिल में उतर के देखो ना, वो बजाने लगेगी और चलने लगेगी। तो ये सब क्या है, तकनीकों का, इन विकासशील तकनीकों का प्रयोग इन क्षेत्रों में है। स्वास्थ्य में भी है। स्वास्थ्य में अगर आप न्यूज पढ़ते होंगे तो भारत में भी रोबोटिक के माध्यम से सर्जरी होने लगा है।
डॉक्टर साहब सर्जरी नहीं करेंगे, रोबोट सर्जरी कर देगा। तो इन सारी बातों को हम उस लेवल तक पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछा सकता है। लेकिन अभी ये तो पुराना सिलेबस है, हम नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी मानसिकता बनाएंगे, बट पुराने को देखकर। आप लोग अक्सर सुने होंगे, कोई बोलता है कि इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। तो इतिहास इसीलिए पढ़ना चाहिए ना कि हम अपनी प्राचीन चीज़ों को जानें और प्राचीन में जो जो गलतियां हुई हैं, जो जो अच्छाइयां हुई हैं, उनको समझकर आज वर्तमान में लागू करके अपने भविष्य को बेहतर करें। इतिहास पढ़ने का तो औचित्य यही है ना। हम क्यों पढ़ते हैं इतिहास? भाई किसी राजा ने, पृथ्वीराज ने जो गलती किया, और भी मुगल शासकों ने कुछ गलती किया जिसके कारण बाद में वो परेशान हो गए। तो इन गलतियों को पहले सीखना है कि वो गलती क्या थी और उस गलती को ठीक कैसे किया जा सकता था। मनन करके हम क्या कर सकते हैं, वर्तमान में उसको लागू करके अपने भविष्य को ठीक कर सकते हैं। और इसलिए किसी भी पीएससी का पेपर की तैयारी कर रहे हैं आप, तो सबसे पहले उसके पेपर सिलेबस को जरूर देखिए और पेपर को जरूर देखिए, नहीं तो फिर तकलीफ होगी। तो मॉड्यूल 5 में आते हैं। तो मॉड्यूल 5 में क्या था, ऊर्जा, जो आज नए पाठ्यक्रम में कहाँ आ गया है, इकाई 8 में। नए पाठ्यक्रम के इकाई 8 में आ गया है। क्या है वो? तो 5.1 होता था परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। देखेंगे क्या होता है। 5.2 क्या होता था, ऊर्जा प्रबंधन मुद्दे व चुनौतियाँ। 5.3 क्या होता था, वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों की वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाएं। तो ये 3 खंडों में बटा रहता था मॉड्यूल 5। अब ये पहुंच गया है आज जो नया सिलेबस आया है उसके इकाई 8 में, और थोड़ा विस्तार ले लिया है, हम देखेंगे। अब मॉड्यूल 6, पुराने सिलेबस का मॉड्यूल 6 लास्ट हुआ करता था। तो मॉड्यूल 6 नए पाठ्यक्रम के इकाई 9 में आ गया है। नए पाठ्यक्रम के इकाई 9 में आ गया है। और क्या आया है, पर्यावरण एवं धारणीय विकास। पर्यावरण एवं धारणीय विकास हुआ करता था पहले, ये 6.6 तक बटा हुआ था। 6.1 में हुआ करता था पर्यावरणीय क्षरण, कारण प्रभाव एवं निदान। ये तो हमेशा ही रिलेवेंट रहेगा, चाहे सिलेबस में रहे या न रहे, पढ़ना ही है आपको, क्योंकि ये आज वैश्विक मुद्दा बना पड़ा है। पर्यावरण संरक्षण विधियां, नीतियां व नियामक ढांचा, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। पर्यावरण एवं विकास पर चर्चा, ठोस व तरल अपशिष्ट, जलमल, हानिकारक चिकित्सा, अपशिष्ट एवं ई वेस्ट का प्रबंधन, ये भी आज के समय में पर्यावरण एक ज्वलंत मुद्दा है। और भले ही उसको आप समसामयिक विषयों के तौर पे पढ़ें, लेकिन पढ़ना ही पड़ेगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अदरवाइज अचानक एग्जाम में आ गया और आप नहीं लिख पाए तो वो 1-2 क्वेश्चन ही आपको मेरिट से बाहर कर देगा, क्योंकि ये कंपटीशन है। 60% पाकर आपको एग्जाम निकालने का यहाँ पर कोई भी प्रावधान मिलता नहीं है। तो ये मैंने अभी आपको नए पुराने पाठ्यक्रम को समझाया कि पुराना पाठ्यक्रम क्या है। एक बार 1 सेकंड में आप सारे पेजेस देखकर फिर से रिकॉल कर लीजिए कि पुराना मेंस का सिलेबस कैसे रहा। ये मैंने ओल्ड सिलेबस की बात किया, फिर यहाँ से मैंने इसकी बात किया, और उसके बाद ये मॉड्यूल की बात आई, और इस तरीके से हमने इसके 6 मॉड्यूल के बारे में बात कर लिया। अब हम बात करेंगे थोड़ा नए सिलेबस का। तो ये क्या हो गया, अब हम जान रहे हैं, हम उस गाने को पीछे छोड़ दिए कि बिना तुम्हें जाने, अगर बिना जाने कुछ कर रहे हो तकलीफ होगा, जलेगा ही जिया, मन जलेगा हमेशा। और पीएससी बार बार बोलेगी कि भैया आप कहाँ देख रहे हो, मत देखो चेहरा, दिल में उतर के हमको देखो, निकाल लोगे आप बोलोगे सर पीएससी बड़ा ही बेकार पीएससी है, वो पेपर बड़ा बेकार बनाती है, कैसे क्वेश्चन पूछ देती है, कैसे क्या कर देती है। अरे यार, तो सबके लिए होती है ना। आप अगर अपना अप्रोच ठीक कर लोगे तो डेफिनेटली आपका हो सकता है। बाकी जो ये पचड़ा पड़ा हुआ है 27% वाला रायता फैला के गए हैं हमारे आदरणीय कमलनाथ जी, उसका भी समाधान निकलेगा। ऐसा थोड़ी नहीं है कि अभी पुलिस सुधार पर आपको देखें एक रिपोर्ट भी आया है, उसको करंट अफेयर्स में मैं कवर करूंगा कि कितना बुरी स्थिति पड़ी हुई है। तो अब आ जाते हैं हम लोग, ये वाला आपको पीडीएफ मिल जाएगा।
अब मैं आता हूँ नए सिलेबस पर, थोड़ी बात करता हूँ कि नया सिलेबस क्या है और नए सिलेबस में इसी बात को किस तरीके से थोड़ा घुमाया है। तो नए सिलेबस को हम देखते हैं कैसे घुमा है। ये आ गया नया सिलेबस स्क्रीन पर। नए सिलेबस को मैं पहले ही बताया, पुराना सिलेबस क्लास की शुरुआत हुई थी तो मैंने बोला कि पुराना सिलेबस कवर करेंगे, तो पुराना सिलेबस तो हो गया कवर। मैं अभी जो मार्कर यहाँ यूज कर रहा हूँ डबल पे, वो मार्कर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, डेफिनेटली मैं दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूँ, दिक्कत आपको ना है। देखिए ये हमने कंप्लीट कर लिया, इसको जान लिया, क्योंकि हमें पुराने पेपर भी देखने हैं ना, तो पुराने पेपर पुराने सिलेबस के हिसाब से मिलेंगे, लेकिन वहाँ से मानसिकता एमपीपीएससी की पकड़ेंगे हम लोग कि क्वेश्चन पूछता कैसे है, और वो धीरे धीरे क्लास बढ़ेगी तो आपको समझ में आएगा। नया सिलेबस 2020 से जो लागू हुआ है, अब उसको थोड़ा एक बार हम देखते हैं कि क्या हुआ है। देखिए क्लियर दिख रहा है आप लोगों को ये बात। बीच बीच में अगर आप लोग एक बार भोंपू भी बजा दिया करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ आप लोग जाग रहे हैं। हाँ ठीक है, तो बस सभी लोग नहीं, एक बज गया तो आप लोगों को सुनाई देता होगा ना, बजते समय कोई बजाता होगा, तो बस 1 बज गया, मैं उतने से ही ठीक हूँ। कुछ लिखना हो तो आप लिख भी सकते हैं। मैंने रिमाइंड आईएएस का सिलेबस भी है मेरे पास पीडीएफ फॉर्म में, पीपीटी फॉर्म में, मैंने वो नहीं लगाया क्योंकि ये क्लास जो है वो किस लिए है, ये क्लास ऑफलाइन क्लास जैसी चल रही है, ऑनलाइन पेड क्लास है, इसका कहीं भी प्रमोशन हमें नहीं करना है, इसलिए मुझे लोगो लगाने की ज़रूरत नहीं है जिससे कि आपको थोड़ा बहुत भी दिक्कत जाए। एकदम मैंने उसी का मैटर को डाल दिया है यहाँ। इकाई 1 देखिए क्या हो गया है, इसने नाम नहीं दिया है, हम नाम दे देते हैं भौतिकी। मैं नाम दे देता हूँ अब भौतिकी। उधर से आप अगर कॉपी लिख रहे होंगे तो आप मैच करिए उस कॉपी से। इकाई 1 भौतिकी आ गया। देखते हैं क्या क्या इसमें है, भौतिकी में क्या क्या है ये जरा हम देखते हैं एक बार। देखिए कार्य बल एवं ऊर्जा, कार्य बल एवं ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण बल वही तो है, पीछे घर्षण एक एक्स्ट्रा बढ़ गया। घर्षण पहले इनडायरेक्ट होता हुआ करता था, पूछ सकता था, लेकिन अब डायरेक्ट बोल दिया है। वायुमंडलीय दबाव एवं कार्य, वायुमंडलीय दबाव एवं कार्य बोला है, मतलब वायुमंडलीय दबाव क्या है और इसके दबाव के कारण कार्य क्या होता है वो पढ़ना है। बाकी कार्य तो यहाँ बोली रखा है। इकाइयाँ और माप, दैनिक जीवन के उदाहरण, गति, वेग, त्वरण। तो ऐसा नहीं है कि सिलेबस में आमूलचूल परिवर्तन हो गया है, बट हमको अपनी पढ़ाई में आमूलचूल परिवर्तन इस बैच से करना है, और मैं आप लोगों के साथ उस लेवल तक मेहनत करूंगा कि अगर आप उतनी ही मेहनत मेरे साथ साथ करते रहेंगे तो कहीं कोई समस्या नहीं आएगा, इसकी गारंटी दे रहा हूं मैं। ध्वनि पहले भी था। परिभाषा, प्रसार का माध्यम, श्रव्य और अपश्रव्य ध्वनि, शोर और संगीत, संबंधित ध्वनि शब्दावली, आयाम, तरंग लंबाई, कंपन की आवृत्ति। विद्युत पहले भी था, अभी भी है। विद्युत प्रकार के सेल एवं विभिन्न प्रकार के सेल एवं परिपथ। चुंबक गुण क्या है इसका, कृत्रिम चुंबक का निर्माण कैसे करते हैं, उपयोग कैसे करते हैं। थोड़ा मैं आपको, वैसे तो जब पहला यूनिट शुरू करूंगा तो मैं बताऊंगा कि हिडन, छिपा हुआ सिलेबस क्या होता है। अक्सर आप सुनते होंगे, खासकर यूपीएससी वाले बच्चे बात करते हैं, एमपीपीएससी वाले तो खैर नहीं बात करते इस पर, लेकिन करना चाहिए। छिपा हुआ सिलेबस, छुपा रुस्तम नहीं, छुपा सिलेबस में आप लोगों की भाषा में ही लिखता हूँ। छुपा पाठ्यक्रम, छुपा सिलेबस, कैसे थोड़ा समझना कि छुपा सिलेबस क्या होगा। जैसे इसका दूसरा पॉइंट दिया है ना, भौतिक विज्ञान का दूसरा पॉइंट क्या दिया है, इकाइयाँ और माप। इकाइयाँ और माप, तो इकाइयाँ और माप जब दिया है तो आप सोचो थोड़ा कि मापेंगे किसको, आखिर में हम किसको मापेंगे। और इकाइयाँ मतलब क्या होता है, इसी को आप एकक बोल सकते हो, इसी को आप मात्रक बोल सकते हो, और इसी को आप इंग्लिश में यूनिट्स बोल सकते हो। तो भैया मात्रक किसके होंगे, क्या केवल मात्रक पढ़ लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा? कदापि नहीं चलेगा। आपको यहाँ पर राशि नहीं बोला है, लेकिन भौतिक राशियाँ भी पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मापना जिसको है उसको पता ही नहीं है, तो फिर मतलब क्या है। मैं बोलूँ कि
मैं आपसे बोल दूं कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो भैया दूरी का मात्रक है। तो दूरी क्या है ये भी तो हमको पता रहे। नीलेश शर्मा जी बोल रहे हैं बुक कौन सी लेनी है सर जी? एक सिंगल बुक भी आपको नहीं लेनी है, एक भी बुक नहीं खरीदनी है। और एग्जाम के बाद कभी भी आप ऐसा मुझे नहीं बोलेंगे कि बुक नहीं खरीदवा के आपने मेरे साथ पाप कर दिया, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूं। तो आपको कोई बुक नहीं खरीदनी है, जो कुछ भी मिलेगा सब यहीं से मिलेगा, क्लास के नोट्स से मिलेगा, कुछ ज़रूरत पड़ेगा तो पीडीएफ से मिलेगा। आपको सिंगल कोई एक किताब नहीं खरीदनी है, और कोई एक सिंगल किताब से आप अपना सिलेबस कवर भी नहीं कर सकते हैं। यही समस्या जा भी रही है पीएससी की तैयारी में। कोई एक किताब खरीद लेते हैं हम, पता चलता है उससे क्वेश्चन बने ही नहीं, 4 क्वेश्चन बन गए तो 10 क्वेश्चन बने ही नहीं। क्या बता रहा हूं मैं, इकाइयां और माप किसको मापना है और मात्रक किसका है, ये भी तो हमको पता होना चाहिए ना। और इसलिए और समझो, यहां बोल दिया है गति वेग त्वरण। मैं यहां एक सिंपल बात आपको बताता हूं कि वेग मतलब क्या होता है। समझो, वेग मतलब क्या होता है, विस्थापन बटा में, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा में समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा में समय। तो भैया अगर हमको समय नहीं पता है, विस्थापन नहीं पता है, तो वेग कैसे समझ लोगे? और क्या अगर एमपीपीएससी विस्थापन कभी पूछ लेगा तो आप उसको मना करोगे कि हमारे साथ गलत हो गया? अरे यार, उसने स्पष्ट बोला है कि वेग पढ़ो, और जब वेग पढ़ोगे तो आपको विस्थापन पढ़ना ही पड़ेगा। विस्थापन क्या, आपको चाल भी पढ़ना पड़ेगा। त्वरण देखो, त्वरण क्या होता है, हम जब त्वरण पढ़ेंगे तो त्वरण मतलब क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा में समय। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो भैया वेग परिवर्तन की दर क्या होता है, वेग फिर से हमको पढ़ना है ना। और वेग समझ में तभी आएगा जब विस्थापन समझ में आता है। इसलिए सिलेबस में बहुत कुछ चीजें छुपी हुई रहती हैं। आप जनरली बोलते हो लोगों को कि तुम तो छुपा रुस्तम हो गए, तुम तो दूज के चांद हो गए। ऐसे ही सिलेबस में भी हमारे यूपीएससी में तो और भी हिडन रहता है, यहाँ तो कम हिडन है। तो ये छुपा रुस्तम नहीं है, छुपा सिलेबस है। जब मैं यूनिट फर्स्ट शुरू करूँगा तो आपको इस पर और गहराई से चर्चा करूँगा। अभी तो मैं एक ओवरव्यू ले रहा हूँ, सिलेबस समझा रहा हूँ आपको। चलिए, प्रकाश पहले भी हुआ करता था। प्रकाश, परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण, लेंस, प्रतिबिंब, निर्माण। अब जब हम पढ़ेंगे देखेंगे इसमें भी कुछ हिडन है, उसको भी देखना पड़ेगा। ऐसे ही उष्मा पढ़ेंगे तो तापमापन, थर्मामीटर, उष्मा का रूपांतरण। उष्मा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, तो किस तरीके से परिवर्तित होती है वो हम देखेंगे। एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पहले भी इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी ऊर्जा किस रूप में रूपांतरित होती है। आप पुराने पेपर्स देखेंगे तो समझ में आएगा, और नहीं देखे हो अभी तक तो कोई दिमाग पे जोर नहीं डालना है। मैं यहाँ जितना बोल रहा हूँ बस मेरे साथ साथ आप चलते रहो, हर एक चीज़ कवर होंगी। दूसरी बात हम करते हैं, इकाई 2 हमारा अब रसायन विज्ञान कर दिया है, जो पीछे अभी इसलिए 19 समझाया मैं आपको। अब क्या किया है, नए सिलेबस में 10 इकाई बनाया है, ये भी ध्यान रखिए, 10 इकाई बनाया है। और पहले मात्र 6 इकाई में बटा रहता था, उसको इकाई ना बोलकर वो 1 2 3 करके देता था। तत्व, यौगिक और मिश्रण, ऐसी बातें अभी पीछे सुने थे आप, थोड़ा बढ़ा दिया है। परिभाषा, रासायनिक प्रतीक, गुण, पृथ्वी पर उपलब्धता, पदार्थ, धातुएं और अधातुएं, ऐसा पीछे भी अभी देखे थे आप। दोनों पीडीएफ जब भेजूंगा तो कंपेयर करके तुलना कर लीजिएगा। और आवर्त सारणी एवं आवर्तता, ये थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है, बट पहले भी ये पढ़ना ही था। यहाँ मुख्य रूप से ये बोला है कि धातुएं और अधातुओं का आवर्त सारणी और आवर्तता किस प्रकार है। अब परमाणु क्या है, परमाणु संरचना, संयोजकता, बंध, ये बढ़ाया है। परमाणु संलयन, विखंडन, उसके बाद अम्ल, क्षार और लवण, पीएच मान सूचक, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, दैनिक जीवन में रसायन। अब ये इतना बड़ा टॉपिक है, दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन हर क्षेत्र में है, चिकित्सा के क्षेत्र में रसायन है, सौंदर्य प्रसाधन में है, तमाम प्रकार के, मतलब हर एक फील्ड में रसायन विज्ञान का यूज है। तो ये अपने आप में एक पॉइंट बहुत बड़ा है। इसको अगर आप एक पेज में पढ़ के और मस्त खुश पड़े हुए हैं, सोए हुए हैं साल भर की, हमने तो एकदम सिलेबस कवर कर लिया है, तो डेफिनेटली एग्जाम में जाके तो आप चौंकेंगे ही, क्योंकि
दैनिक जीवन में रसायन का प्रयोग बहुत ही व्यापक चीज है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पे रसायन का प्रयोग नहीं है। इवन आजकल फुल्की जो आप खाते हैं, टिक्की की बात हो रही थी ऑनलाइन क्लास में, जो यूट्यूब पे फ्री चलती है, तो वो टिक्की खाने जाते हैं तो जो आपको खट्टा दिखाई देता है, पानी पूरी, फुल्की बोलते हैं, मैं तो फुल्की ही बोलता हूँ, आप लोग पानी पता से पानी पूरी जो भी बोलते होंगे, तो उसमें जो पानी खट्टा लगता है ना आपको, ऐसा नहीं कि वो बनाने वाला इतना आमचूर रखा हुआ है, इतना इमली रखा हुआ है, साल भर उसको घोल के बना रहा है, उसमें भी रसायन है। टार्टरिक अम्ल को डालता है और खट्टा हो जाता है, वो मस्त आप मजे लेते हैं, बट वो टार्टरिक अम्ल होता है। इवन आप बिरयानी जाके बाहर खा लेते हैं, अब बिरयानी में बोलूंगा तो लोग मुझ पर कुछ शक करेंगे कि ये चिकन की बात फिर कर दिया, इसलिए मैं बिरयानी वगैरह का नाम लेता नहीं, बस अब ले लिया तो क्या कर सकते हैं। तो चिकन बिरयानी भी खाने जाते हैं आप, वेज बिरयानी, तो चावल जो होता है कई बार देखेंगे लाल लाल दिखाई देते हैं, नीला नीला दिखाई देते हैं, वो भी रसायन का ही प्रयोग किया गया है। तो आज हर क्षेत्र में रसायन है, तो दैनिक जीवन में रसायन का प्रयोग अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इवन जो आजकल कपड़ा पहन रहे हैं आप, हाँ आज संडे है, आज आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, चलेगा, सही बात है। अब मेरा यहाँ पे बात क्या बोलना है कि जो कपड़े हम पहन रहे हैं ना, इसमें भी टेरिलॉन, नायलॉन, तमाम प्रकार के कपड़े जो बन रहे हैं उसमें भी रसायन है। तो इसलिए रसायन का क्षेत्र बहुत व्यापक है, अपने आप में ये टॉपिक ही बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम लोग इसको उसी लेवल में कवर करेंगे कि आपको इस बैच के बाद कभी भी किसी कोचिंग में जाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, और कहाँ से लिखना है, कहाँ से अपडेट करना है वो भी बताऊंगा मैं, जिससे कि आप बार बार मेरी उंगली पकड़ के नहीं चलेंगे। जब आपको लगेगा कि कुछ रिपीट करना है या कुछ हमें नया डेटा लाना है, कुछ से और देखना है, तो आप वहीं से जाकर अपडेट कर लिया करेंगे। और अब तो अभी तो 4G चल रहा है, आने वाले समय में 5G भी आ जाएगा, तो आपके पास डेटा इकोनॉमी चल रही है, बिना डेटा का तो वैसे भी जिंदा नहीं रह सकता आदमी इन दिनों। इकाई 3 का नाम बायोलॉजी रख सकते हैं, इकाई 2 का नाम ये नहीं दिया है, ये भी गजब का मजाक कर लेता है। पहले नाम दिया करता था, अब नाम ही नहीं दिया, विज्ञान बोलता था बट रसायन नहीं बोलता था उस समय। और इसका नाम जीव विज्ञान बोल लो आप, या बोल सकते हो कि जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, इसका नाम क्या रखेंगे आप? मैं जीव विज्ञान बोल दिया, आप जंतु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान दोनों को शामिल करके बोले। हालांकि जीव विज्ञान का मतलब भी वही होता है, बट मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोग साइंस का ABCD भी नहीं जानते हैं, इसलिए मैं हर छोटी छोटी बातों को ही करता हूं। और यहाँ आपको ये भी दिमाग में रखना है कि मैं साइंस तो 10वीं के बाद से पढ़ा नहीं हूँ, मुझे साइंस समझ में नहीं आता, साइंस बड़ा टफ है। आपको साइंस का क्लास सिंगल एक दिन भी टफ लगेगी तो कमेंट भोपू है, आप मुझे बताइएगा, एक भी दिन फील नहीं होने दूंगा कि विज्ञान है ये। आपको एकदम लूडो गेम और PUBG गेम ही लगेगा। PUBG गेम अगर खेले होंगे, नहीं खेले तो ज़्यादा बढ़िया है, कोई गेम तो खेले ही होंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी गेम जो आते हैं, एकदम गेम ही पढ़ाई है, पढ़ाई एक गेम है अगर समझ में आ रहा है तो। और नहीं समझ में आ रहा है तो पढ़ाई नींद की बहुत अच्छी दवाई है, नहीं समझ में आए तो पढ़ाई से बढ़िया नींद की दवाई कुछ भी नहीं है। कई मेरे मित्र हैं वो बोलते हैं कि जब नींद नहीं आती है तो एक किताब गणित की लेके लेट जाता हूँ, आधे घंटे के अंदर अंदर ही नींद आ जाती है। तो अगर नहीं समझ में आए तो नींद की दवाई है पढ़ाई, और समझ में आए तो एक अलग ही चीज़ है पढ़ाई, जिसका तुलना ही नहीं किया सकता किसी चीज़ से। इकाई 3 सूक्ष्म जीव एवं जैविक कृषि, ये नया जुड़ा है, पहले पुराने सिलेबस में ये नाम सुने नहीं आप। हालांकि भूगोल वगैरह में पढ़ना पड़ता था हमको, इवन इकोनॉमिक्स में भी कहीं पढ़ना पड़ता था, समसामयिक विषयों में भी पढ़ना पड़ता था, बट डायरेक्ट कहीं नहीं लिखा था साइंस टेक के सिलेबस में। कोशिका संरचना एवं कार्य, जंतुओं एवं पौधों का वर्गीकरण थोड़ा बढ़ा दिया है यहाँ पे। पौधों, पशुओं एवं मनुष्यों में पोषण, संतुलित आहार, विटामिनहीनता जन रोग, हार्मोन्स, मानव शरीर के अंग, संरचना एवं कार्य प्रणाली, ये बातें थी पहले, कुछ पेपर 2 में थी, कुछ पेपर 3 में थी। अब इसको थोड़ा विस्तार देके बढ़ा दिया है, और ये बात आपके प्रीलिम्स में भी अलग अलग बिंदुओं में लिखा हुआ है। जीवों में श्वसन, अब देखो यहाँ बोल रहा है जीवों में श्वसन, मानवों में श्वसन नहीं, आपको समझनी है बातें। एक होता है मानवों में श्वसन और दूसरा होता है जीवों में श्वसन। ये बोल रहा है जीवों में श्वसन, तो हम कुछ अलग अलग जीवों के, महत्वपूर्ण जीवों के बारे में भी श्वसन देखेंगे कैसे होता है, और जीवों का वर्गीकरण कर ही लेंगे हम।
जंतुओं और पौधों का वर्गीकरण कर लेंगे तो बाकियों को वर्गीकरण के साथ साथ हम शोषण देख लेंगे कि इस वर्ग के जीवों में शोषण कैसे होता है, इस वर्ग के जीवों में शोषण कैसे होता है, इस वर्ग के जीवों में शोषण कैसे होता है। तो सारा कहानी एक साथ बन जाएगा। और मानव में शोषण तो हमको यहीं पढ़ना है, मानव शरीर के अंग, संरचना एवं कार्य प्रणाली। तो यहाँ तो मानव शोषण पढ़ना ही है, और यहाँ भी जीव, मानव भी जंतु ही है, एक सोचने वाला जंतु है, तो उसका शोषण भी पढ़ना है। मतलब एक ही जगह में ये बात कंप्लीट हो जाएगी। पशुओं और पौधों में परिसंचरण, परिवहन, इंग्लिश में ट्रांसपोर्टेशन भी लिख के हमें अनुग्रहित कर दिया है एमपीपीएससी। एमपीपीएससी ने हम पर आभार बताया, आभार जता दिया है, या बोल सकते हैं कि आप लोग क्या बोलते हैं, मैं भूल रहा हूँ, एहसान जता दिया है। ट्रांसपोर्टेशन इंग्लिश में लिख के एमपीपीएससी का भी हम लोग धन्यवाद देते हैं सभी लोग कि ट्रांसपोर्टेशन इंग्लिश में लिखा तो कम से कम। पशुओं और पौधों में परिसंचरण एवं परिवहन देखेंगे कि हमारे शरीर में जो तरल पदार्थ होते हैं उनका परिसंचरण कैसे होता है। और तरल शब्द में यहाँ बोल रहा हूँ, तरल शब्द मतलब केवल द्रव नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तरल मतलब हम पढ़ेंगे क्लास में द्रव और गैस, सामान्य ताप पर द्रव और गैस बह सकते हैं, फ्लो हो सकते हैं, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं तरल। तो जीवों में जो तरल होता है वो कुछ विशेष तरीके से घूमता है, परिवहन होता है पूरे शरीर में, किस तरीके से पौधों में होता है और किस तरीके से जंतुओं में होता है, इस पर भी हम लोग बारीकी से अध्ययन करेंगे जब अपने सिलेबस में आएंगे तो। और अगला है स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं बीमारियां। स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं बीमारियां जब पढ़ेंगे तो पेपर 2 का जो स्वास्थ्य वाला मुद्दा है आपका यहाँ कवर हो जाएगा। पेपर 2 का स्वास्थ्य वाला मुद्दा ऑटोमेटिक यहाँ कवर हो जाएगा, उस लेवल पर ही कवर होगा। संक्रामक रोग, गैर संक्रामक रोग पूरा डिटेल में हो जाएगा। तो ये हमने इकाई 3 तक की बात कर लिया। अब बात करते हैं इकाई 4। इकाई 4 जो है सीधे पहले नहीं दिया था, कंप्यूटर सीधे नहीं देता था, लेकिन सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तो पहले बोलता ही था। पहले के सिलेबस में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी बोलता ही था, और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी या तकनीक का सबसे मूलभूत अगर कोई बात है तो वो यही सब कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, ये ईमेल, ये सारी चीज़ें क्या हैं, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अवयव ही तो हैं। आशीष बोल रहे हैं, नहीं वो संडे है आज, वही आया है क्या, ठीक है। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नाम से तो था ही, तो पहले सिलेबस में था, इवन प्री में भी था। प्री का तो मैं सिलेबस आज आपको बताया नहीं। तो क्या क्या है, कंप्यूटर के प्रकार, विशेषताएं, पीढ़ी एवं जनरेशन, मतलब आपका प्रीलिम्स का यूनिट 9 यहाँ कवर हो जाएगा। मैक्सिमम बातें आपकी कवर हो जाएंगी, इस इक्का दुक्का बात छोड़कर यूनिट 9 आपका प्रीलिम्स का कवर हो जाएगा। यहाँ पे नए प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, पुराने प्रीलिम्स की बात नहीं कर रहा हूँ। नए प्रीलिम्स का यूनिट 9 कवर हो जाएगा। लगभग ये सारी बातें वहाँ मिल जाएंगी आपको। मेमोरी, इनपुट आउटपुट, डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइस, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के उपयोग, कंप्यूटर की भाषाएं, कंपाइलर, ट्रांसलेटर, इंटरप्रीटर, असेंबलर, क्या होता है सब बताऊंगा जब पढ़ेंगे तो। इंटरनेट एवं ईमेल, सोशल मीडिया, ई गवर्नेंस, विभिन्न उपयोगी पोर्टल एवं वेब पेजेस। सोशल मीडिया और ई गवर्नेंस, सोशल मीडिया तो आपके निबंध में भी है। अगर आप लोग सिलेबस रखे हैं तो जाके देखिएगा, हार्ड कॉपी में रखे हैं तो अभी पलट के देखिए, निबंध में भी सोशल मीडिया दिया हुआ है। और आज के समय में सोशल मीडिया का जिस स्तर पर दुरुपयोग किया जा रहा है, तो ये हमेशा निबंध का मुद्दा बना रहेगा, हमेशा एग्जाम का मुद्दा बना रहेगा। इकाई 5 में गणित देखिए कम कर दिया है, मैंने बोला ना। अब ये अगर नहीं पता आपको तो आप अंधेरे में तीर तो लगाओगे। मान लीजिए आज भी आप किसी ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास में जुड़ गए और सबसे पहले हम पढ़ाने लगे क्या, वही निर्णयन, समस्या समाधान, और आपको पता ही नहीं है तो तकलीफ हो जाएगी। इसलिए पुराने और नए सिलेबस को, जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो उसको जरूर समझो। बिना उसके समझे क्लास की शुरुआत करना ही अपने आप में एक अपराध है। बट ये अपराध कई बार ऑफलाइन क्लास में बच्चों के कारण ही करना पड़ता है। बच्चे चाहते हैं कि टीचर ये अपराध करें, तो कई बार हमें भी करना पड़ जाता है ये अपराध। क्या करें, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन अभी तक कोई कानून नहीं बना है इस अपराध के लिए, नहीं तो मैं अपराध छोड़ दूं ये। इकाई 6,
संक्रामक रोग और उनकी रोकथाम। तो देखो ना पीछे भैया बोला तो है ये कि स्वास्थ्य, स्वच्छता और बीमारियां। तो क्या बीमारियां केवल यहाँ पे हम गैर संक्रामक पढ़ेंगे? यहाँ भी तो हम संक्रामक गैर संक्रामक पढ़ेंगे। आप जाके देखेंगे, मैं जो फ्री में यूट्यूब पे क्लास लेता हूँ उसमें जूनोसिस के बारे में न्यूज में आया था, बताया था, रिवर्स जूनोसिस बताया था। वहाँ भी टीबी के बारे में बात किया था कि टीबी को रिवर्स जूनोसिस किया कहा गया है, वो संक्रामक रोग है, जाके देखेंगे तो उसमें बताया गया है। तो संक्रामक रोग एवं उनकी रोकथाम, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, इसको मैं पूरा आज़ादी के बाद से लेकर आऊँगा। टीकाकरण कार्यक्रम केवल कार्यक्रम ही नहीं, हमको टीकाकरण क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। और पहले पेपर 2 में पूछ चुका है पोलियो के टीका के बारे में, सेबिन पोलियो टीका के बारे में। तो टीकाकरण क्या है वो देखेंगे। आयुष, ये नई चीज जोड़ा हुआ है। आयुष चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों की प्रारंभिक जानकारी करेंगे। केंद्र एवं राज्य शासन की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी कल्याणकारी योजनाएं, अपने आप ही पेपर 2 में आप जाके देखेंगे तो ये बात मिल जाएगी। पेपर 2 में स्वास्थ्य नीति ही तो चलता है, तो यहाँ नीतियाँ जो पढ़ेंगे वहाँ कवर हो जाएगा। केंद्र एवं राज्य शासन के महत्वपूर्ण संगठन, ये आप जाके देखेंगे। केंद्र और राज्य शासन के महत्वपूर्ण संगठन आपको पॉलिटी में भी काम करेंगे और उसके साथ साथ पॉलिटी मतलब पेपर 2 में भी काम करेंगे, और उसके साथ साथ समसामयिक अध्ययन कर रहे हैं तो वहाँ भी तमाम प्रकार के हर रोज कोई ना कोई संस्थान न्यूज में आ ही रहे हैं। आप देखिए किसी दिन सीबीआई आ रहा है, किसी दिन निर्वाचन आयोग आ रहा है, किसी दिन परिसीमन आयोग आ रहा है, किसी दिन कोई ना कोई जो संस्थान है वो न्यूज में आ ही रहा है। तो आप लोग जो बोलते हैं ना कि पढ़ाई कट कट के एक एक सिलेबस का, एक एक चैप्टर का करते हैं, वैसे पढ़ाई नहीं होती है। अगर हम सारे सिलेबस को एक साथ देखकर ढंग से पढ़ने लगे तो हमारा सिलेबस जितना दिया है उसका एटलीस्ट उसमें से हम 1/3 तो कम कर ही लेंगे, 1/3 तो कम ही हो जाएगा पढ़ने में। क्योंकि एक जगह जहाँ पढ़ेंगे वहीं बाकियों को भी अप्रोच लगा कर पढ़ लें तो फिर क्या हो जाएगा, सिलेबस एटलीस्ट कम से कम 1/3 तो कम कर सकते हैं आप। बट उसके लिए आपको दिल में उतर के देखना पड़ेगा। MPPSC के सिलेबस के चेहरा केवल देखोगे तो नहीं उतर पाओगे कभी भी दिल में, ये ध्यान रखना। इकाई 7 नए सिलेबस के पेपर 3 की सबसे बड़ी इकाई, बट बहुत बड़ी कैसे, देखिए, मानव जीवन पर विकास के प्रभाव एवं स्वदेशी प्रौद्योगिकी की सीमाएं। देशज तकनीकी पिछले पहले दिया था, अब देशज को स्वदेशी प्रौद्योगिकी बोल दिया है, तकनीकी को प्रौद्योगिकी बोल दिया है, कि सीमाएं पूछ लिया है। सीमाएं मतलब होता है कमियां। तो देसी तकनीकें क्या हैं ये तो पता रहे यार। अगर देसी तकनीक क्या है, देशज तकनीकें कौन कौन सी हमारे देश में हैं और क्या इनमें सीमाएं हैं, जो देशज तकनीकें हैं तभी तो निकाल पाएंगे। अगर हम देशज तकनीक को जानते ही नहीं है, उसकी सीमा कहाँ से ढूंढ लेंगे? बिना किसी को जाने उसकी कमी बता देंगे। हमने कभी किसी व्यक्ति से मिला ही नहीं और उसके बारे में पहले ही कमी बता दें तो फिर तो अब उसका क्या नाम दिया जाएगा, मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है कि बिना देखे ही, और ऐसा लोग करते भी हैं कई बार, बिना मिले ही चुगली शुरू करते हैं। तो दूसरा है रिमोट सेंसिंग का इतिहास। भारत में रिमोट सेंसिंग का इतिहास, सुदूर संवेदन। पहले इसको हिंदी में लिखा था सुदूर संवेदन, और अब क्या लिखा है, रिमोट सेंसिंग। हमको लगेगा नया जोड़ दिया है, कुछ नहीं नया जोड़ा, अप्रोच नया करना है बस हमको। भारत में रिमोट सेंसिंग। अब देखो विभिन्न वैज्ञानिक संस्थान दिया है, यह आप जाके देखोगे प्रीलिम्स के इकाई 7 में दिया है। प्रीलिम्स के यूनिट 7 में, नए सिलेबस के प्रीलिम्स के यूनिट 7 में बोला है विभिन्न वैज्ञानिक संस्थान, उनकी उपलब्धियां एवं उपग्रह तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो वहां पे विभिन्न वैज्ञानिक संस्थान बोल के अस्पष्ट बात कर दिया है, और यहां पर उसने स्पष्ट लिख दिया है कि कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। बहुत मजेदार बात यह है कि इत्यादि नहीं लिखा है। मैं सिलेबस जब आया था तो इत्यादि देख रहा था कि इत्यादि दिया हो तो काम खत्म, बट इत्यादि नहीं लिखा है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। कौन कौन से संस्थान हैं, इसरो है, इससे अभी क्वेश्चन आया प्रीलिम्स में, DRDO, RRCA, DIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, कंप्यूटर बनाता है बहुत अच्छे, SEC, ISSDC, ये सारा कुछ हम देखेंगे। तो ये हो गया हमारा यूनिट 7 तक की बातें। अगले पेज पर जब हम जाएंगे तो सिलेबस की बात तो एटलीस्ट खत्म हो जाएगी, लेकिन देखिए मैं बोला था कि बहुत बड़ा है यूनिट 7 का रिमेनिंग पार्ट। यूनिट
मेंस के यूनिट 7 का शेष भाग अभी चल ही रहा है, इसलिए मैं बोला कि इस पेपर का सबसे बड़ा यूनिट ये है भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यानों की पीढ़ियां। मेंस में इस बार पूछा था। एमपीपीएससी की क्लास है इसलिए मैं एमपीपीएससी की ही केवल बात करूंगा। एमपीपीएससी का जो अभी मेंस कंडक्ट हुआ है 2021-2020 का मेंस, 2022 में कंडक्ट हुआ, 21 में, हाँ 22 में ही कंडक्ट हुआ, उसमें अगर जाकर देखेंगे आप तो प्रक्षेपण यानों की पीढ़ियां पूछा हुआ है। जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी पहले भी थी, अब थोड़ा इसको बढ़ा दिया है कि इसकी परिभाषा क्या है। स्वास्थ्य और चिकित्सा, कृषि, पशुपालन, उद्योग और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में इसका क्या उपयोग है। तो हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत ही कटिंग एज की टेक्नोलॉजी है। मैं एक शब्द अगर इंग्लिश में कभी यूज कर रहा हूं, आप लोग भी यूज कर सकते हैं, कटिंग एज। कटिंग एज मतलब होता है एकदम ऐसी तकनीक जो एकदम नई और तूफानी टाइप की है, जिसको मैं बोलता हूं तूफानी टाइप की, मतलब इसमें संभावनाएं असीमित हैं और इसलिए इसको बोलते हैं कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। इसके माध्यम से आने वाले समय में हम डिजाइनर बेबी बना लेंगे, अगर अनुमति सरकार देती है तो, अदरवाइज 3 पेरेंट बेबी चल ही रहे हैं। बहुत कुछ किया जा सकता है जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से, कृषि से लेकर हर क्षेत्र में देखेंगे कैसे जब पढ़ेंगे तो। क्लोन्स, रोबोट्स एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बौद्धिक संपदा के अधिकार, पेटेंट, ट्रिप्स एवं ट्रिम्स। अभी पीछे आप देखे थे वहाँ पे भी ये बात लिखा हुआ था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीयों का योगदान पहले भी था अभी भी है। पहले क्या था भारतीयों का योगदान, तो पहले का सिलेबस बड़ा माना जाएगा क्योंकि भारतीयों में बहुत से लोगों का नाम यहाँ पे नहीं है जिनका नाम मैं बोल सकता हूँ, और पढ़ाते समय मैं 1-2 का नाम एक्स्ट्रा बताऊंगा भी आपको। इत्यादि अगर लिखा हो तो, हालांकि इत्यादि नहीं लिखा है तो इसने स्पष्ट कर दिया है कि सीवी रमन को पढ़ना है, हरगोविंद खुराना को पढ़ना है, जगदीश चंद्र बसु को पढ़ना है, होमी जहांगीर भाभा को पढ़ना है, एम विश्वेश्वरैया को पढ़ना है, श्रीनिवास रामानुजन को पढ़ना है, विक्रम साराभाई को पढ़ना है, कलाम साहब को पढ़ना है, सत्येंद्रनाथ बोस को, राजा रमन्ना को, प्रफुल्ल चंद्र राय को, इसने नाम दे दिया है। तो मैं ये मानता हूँ कि इस बार के सिलेबस में ये वाला बिंदु कम है, क्योंकि पुराने सिलेबस में उसने नाम नहीं दिया था तो वो अस्पष्ट था। और भारत में केवल इतने ही विज्ञान के क्षेत्र में विद्वान नहीं हैं, और भी कई लोग हैं, शब्बीर भाटिया जी हैं जिन्होंने चिप बनाया था, और भी तमाम प्रकार के लोग हैं इसमें। एक और हैं जिनका नाम है बाबा खुश या कुछ, उनका मैं भूल रहा हूँ, वो उन्होंने तमाम प्रकार के लोग हैं। लेकिन इन लोगों का बात किया है तो इवन हमारे विज्ञान तकनीक के क्षेत्र में जो इनका योगदान है, फकीर चंद कोहली जी का, उनका भी इसमें नाम नहीं है। फकीर चंद कोहली जी के बाद आप देखेंगे इसमें इवन एमएस स्वामीनाथन जी का भी होना चाहिए, नाम नहीं है। तो हमारे लिए आसान हो गया, इससे दुख नहीं होना है कि अरे यार उनका नाम क्यों नहीं दिया। हम तो खुश होंगे कि भैया उनका नाम नहीं है, मतलब हमारा काम आसान है, इतने को पढ़ना है। देखेंगे अगर कुछ हरकत कर दे करंट के हिसाब से तो देखेंगे। विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, अब इकाई 8 आता है, तो इकाई 8 का नाम क्या होना चाहिए। इकाई 8 का नाम हम बोलेंगे ऊर्जा। जो पहले ऊर्जा, अभी पीछे मैंने 19 में बता दिया था, ऊर्जा में देखो लगभग वही बातें हैं। ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, अर्थ, परिभाषा, उदाहरण और अंतर, क्या इनमें अंतर है। वैसे जब हम देखेंगे तो ऊर्जा 2 प्रकार की ही होती है। एक ऊर्जा होती है खाद्य ऊर्जा, जो खाकर मिलती है, खाने से मिलेगी, और दूसरा होती है फ्यूल ऊर्जा, ईंधन ऊर्जा, जो ईंधन के माध्यम से मिलती है। तो जब पढ़ेंगे तो हम विस्तार करेंगे उसका, अभी तो बस सिलेबस को पकड़ो। ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा प्रबंधन, संगठनात्मक एकीकरण, परिचालन कार्यों में ऊर्जा प्रबंधन, ऊर्जा क्रय, ऊर्जा आप खरीद भी सकते हैं किस तरीके से हम देखेंगे, उत्पादन योजना, नियंत्रण और रखरखाव, कार्य रणनीतियों से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, वर्तमान परिदृश्य और भविष्य की संभावनाएं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, जैव ईंधन। मतलब सच कहें तो इसने रिपीटेशन कर दिया है कई चीज़ों का, है पहले जैसी बात, कुछ बात को रिपीट कर दिया है। अब यार ये बोल रहा है गैर पारंपरिक स्रोत,
तो गैर पारंपरिक स्रोत में ये भी तो हैं, और सूर्य को गैर पारंपरिक स्रोत के रूप में केवल पढ़ने से बढ़िया है कि पूरा सौर ऊर्जा पढ़ लें। तो यहाँ भी हम लोग अपने हिसाब से कंपाइल करेंगे। जब यूनिट पढ़ेंगे तो एक एक यूनिट शुरू करेंगे हम लोग। पहले समझ ले बातों को। इकाई 9 का नाम आप रख सकते हैं पर्यावरण, एनवायरमेंट। पहले पर्यावरण एवं विकास, धारणीय विकास बोलता था, चाहे तो आप अभी भी नाम रख सकते हैं, इसलिए नाम छोड़ दिया है। एमपीपीएससी ने इसलिए बोला है कि नाम मैं छोड़ देता हूं, आपको जो मानना है मान लीजिएगा। तो पर्यावरण हम बोल देते हैं। पर्यावरण की परिभाषा क्षेत्र एवं आयाम, भौतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक आदि। आदि बोल दिया मतलब हमारे लिए टफ काम कर दिया। आदि बोल दे, जहां जहां आदि बोल दे। यूपी बिहार में आदि वो अदरक को बोलते हैं, चाय बनाते हैं तो बोलते हैं कि आदि पड़ा है क्या। यहाँ आदि आता है तो मुझे वो चाय ही लग जाता है कि यार चाय बनाने में एक काम और करना पड़ेगा, अदरक भी डालना पड़ेगा। तो ये आदि आएगा तो तकलीफ देगा। भारतीय संदर्भ में पर्यावरण की अवधारणा, आधुनिक विश्व में पर्यावरण की अवधारणा देखेंगे डिटेल में जब पढ़ेंगे तो। मानव गतिविधियों का पर्यावरण पर, और इससे आपका निबंध भी तैयार होगा। निबंध अलग से कौन पढ़ता है, निबंध तो लिखने का तरीका बस सीखना है। निबंध लिखने का तरीका सीखना है। आप जीएस के सारे पेपर पढ़ लिए हैं तो निबंध अलग से पढ़ने की कहाँ जरूरत पड़ेगी, सारे टॉपिक जीएस में मिल जाएंगे। बस उसको उस स्तर तक पढ़े हैं तो लिखने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा, कैसे लिखना है। मानव गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रभाव, हमने तो पर्यावरण को लूल बना रखा है। हमने पर्यावरण को लूल बना रखा है, जो पीके में आमिर खान साहब बोलते हैं कि लूल हो गए। तो हमने पर्यावरण को लूल बना रखा है, खासकर कब से, जब से औद्योगिक क्रांति हुई है। जब से औद्योगिक क्रांतियां आई हैं, और अभी आप सुन रहे हैं कि औद्योगिक क्रांति 4.0 की अवधारणा चल रही है। क्या है यहाँ तो कवर जरूरत पड़ेगा तो करेंगे ही, बट करंट अफेयर्स की जो क्लास सुबह चलती है 7 बजे, वहाँ मिल जाएगा आपको। औद्योगिक क्रांति 0.0 से मैं 4.0 तक ला दूंगा। अभी समझिए यहाँ पे क्या कि लूल मतलब हमने क्या किया है, औद्योगिक काल पढ़ेंगे हम लोग। औद्योगिक काल है, और नहीं अगर जानते होंगे आप औद्योगिक काल, तो हमारे YouTube चैनल पर फ्री में जो पढ़ा हुआ है एक लेक्चर मॉडर्न हिस्ट्री का, फर्स्ट लेक्चर 00 वाला, उसको देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा, हर एक बात समझ में आ जाएगी। औद्योगिक काल, औद्योगिक काल के बाद से जो हमने तबाही मचाया है कि अब पर्यावरण ऐसे ही चलता रहे तो हमें भी लील जाएगा। हम पर्यावरण को पहले लीले हैं, अब पर्यावरण हमको लीलेगा, पक्का है अगर ऐसे ही चलता रहा तो। कुछ मैसेज है, मैं देख लूँ, यहाँ तो मोबाइल में है नहीं। सर इस बार पर्यावरण से रिलेटेड एक रिपोर्ट आई थी, उसमें इंडिया को एक डीएम लास्ट बताया, एकदम लास्ट बताया है, शायद 180 रैंक है। करेंगे वो मैं आपको करेंट अफेयर्स की क्लास में वहाँ यूट्यूब में तो फ्री मिल जाएगा, और यहाँ जब पढ़ेंगे तो आपको जो मैं जितनी बातें कर रहा हूँ यहाँ पे जब पढ़ते समय आप देखेंगे एक एक छोटी छोटी बातों का ऑपरेशन करेंगे हम लोग। सही बोल रहे हैं आप एकदम। पर्यावरण से संबंधित समस्या, अच्छा, पर्यावरण से संबंधित नैतिकता और मूल्य, जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण परिवर्तन, पर्यावरण से संबंधित समस्याएं। वैसे भी आप लोग पर्यावरण परिवर्तन से अगर आप समझें तो जलवायु परिवर्तन भी आपके दिमाग में आएगा कि आज से बहुत समय पहले राजस्थान में भयंकर बारिश हुआ करती थी, बट बाद में राजस्थान क्या हो गया, सूखा क्षेत्र बन गया, खासकर राजस्थान का जो रेगिस्तान वाला एरिया है। और अब देखिए फिर धीरे धीरे वहाँ पे बाढ़ आने शुरू हो गई है, बारिश बनने लगा है। तो ये सब प्रकृति अपने आप तो कर ही रही है, लेकिन प्रकृति में हम लोगों ने खूब घी डाल दिया है परिवर्तन के लिए, और व्यापक परिवर्तन हो गया है। करेंगे इस पर बात हम। पर्यावरण से संबंधित समस्याएं और चुनौतियां, पर्यावरण क्षरण के कारण और प्रभाव, ये भी सीधा का सीधा लिखा हुआ था पुराने सिलेबस में, देखिएगा। पर्यावरण शिक्षा। अच्छा एक बात मैं और बोल दूं कि ये क्लास जैसे ही खत्म होगी तो जितने लोग क्लास में हैं, जो लोग ग्रुप में ऐड हैं उनको तो पता चल गया होगा, जो ग्रुप में नहीं ऐड हैं वो लोग एक बार मुझे व्हाट्सएप पर हाय जरूर बोलेंगे, HII हाय। वैसे मुझे हाय पसंद नहीं है, लेकिन एक बार हाय भेज दीजिएगा, आपको वही अच्छा लगता है, जिससे कि मैं आपको ग्रुप में ऐड करके ये PDF भेज सकूं। इकाई 10, अच्छा इसमें और आ जाते हैं पर्यावरण शिक्षा।
सार्वजनिक जन जागरूकता के कार्यक्रम, पर्यावरण शिक्षा एवं उसका स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंध, कि पर्यावरण का किस तरीके से हमारे स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंध है। पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी, ऊर्जा का संरक्षण, पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी। आप लोग देखते होंगे अभी जो BS मानक चलता है भारत में, हालांकि यूरोपियन मानक से चुराया गया है ये, अभी BS6 की बाइकें मिल रही हैं। ये बाइक भले ही चल रही हैं परंपरागत ऊर्जाओं पर, लेकिन ये एनवायरनमेंट के अनुकूल है, इससे कम उत्सर्जन होता है कार्बन डाइऑक्साइड या जहरीली गैसों का। तो ये भी उसमें आएगा, जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी कौन कौन सी कैसे लाई जा रही है, पर्यावरण संरक्षण के संवैधानिक प्रावधान क्या हैं, क्या हमारे संविधान में कहीं कहा गया है कि हम पर्यावरण पर को संरक्षित करेंगे, और क्या प्रयास किए गए हैं भारत के द्वारा, वो भी हम देखेंगे। जो कानून बनाकर किए गए होंगे उसकी भी बात करेंगे, संविधान की तो करेंगे ही करेंगे। पर्यावरण संरक्षण नीतियां और नियामक ढांचा, वही आ गया, कानून वाली बातें क्या क्या हमने बनाया है। और लास्ट जो इकाई 10 है, ये इकाई 10 भूगोल का है, लेकिन इसको भी मैं आपको उसी लेवल पे कवर करूंगा कि भूगोल भी कवर हो जाए और तकनीक का मुद्दा भी कवर हो जाए। कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भूगोल में और तकनीक में हम अलग पढ़ लिए, एकदम दोनों उस विस्तार तक पढ़ेंगे कि दोनों के दोनों कवर होंगे। इसमें क्या क्या है, भूगर्भ शास्त्र की परिभाषा, जियोलॉजी क्या है, तो पहले तो भूगोल की परिभाषा क्या है, अगर आता है तो आप लोग थोड़ा टाइप करिए, भूगोल क्या है, टाइप करिए अगर आपको पता है भूगोल क्या है, परिभाषा दीजिए। जो भूगोल की सही परिभाषा दिया उसको फिर एक आइसक्रीम का प्राइज। तो तकनीक, बट जिनको मैं पहले बताया होगा वो बताएंगे तो नहीं मिलेगा। भूगर्भ शास्त्र की परिभाषा, महत्व, पृथ्वी, भूपर्पटी, मेंटल कोर, स्थलमंडल, जलमंडल, पृथ्वी की उत्पत्ति। अगर ये सब नहीं पता है ना तो हम एनवायरनमेंट पढ़ ही नहीं पाएंगे, सच कहें तो। ये क्यों डाला है MPPSC, उसको ये एहसास हो गया कि एनवायरनमेंट बच्चे रटाई कर रहे हैं, समझाई नहीं कर रहे हैं। जिसको ये वायुमंडल नहीं पता है, जलमंडल नहीं पता है, वो जैव विविधता कहाँ से पढ़ लेगा यार, कैसे जैव विविधता समझेगा वो। इसलिए ये इसने तकनीक में डाल दिया कि आप तकनीक में भी पढ़िए इसको, भूगोल में तो पढ़ेंगे ही। पृथ्वी की उत्पत्ति, आयु, भूवैज्ञानिक, समय सारणी, शैल जिसको चट्टान, परिभाषा, प्रकार, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित शैल, खनिज एवं अयस्क। इस बार क्वेश्चन पूछा था खनिज और अयस्क दोनों से। अपक्षय, अपरदन, मृदा निर्माण, भूमिगत जल, प्राकृतिक कोयला, प्राकृतिक तेल एवं गैस। तो ये सिलेबस है। और ये यूनिट जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो यहाँ बोला है कि पृथ्वी की उत्पत्ति एवं आयु, मैं आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी बता दूंगा, लगे हाथों, छोड़ेंगे कुछ नहीं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी मैं बता दूंगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। रिंकू शर्मा जी आंसर दिए हैं, अर्थ से जुड़े हुए पक्ष का अध्ययन करना ही भूगोल है। मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन। हाँ, दूसरा आंसर ज़्यादा सही आया है, पहला आंसर सही नहीं है। सही मतलब मैं गलत नहीं बोलूँगा कि गलत है, लेकिन एक मानक स्टैंडर्ड पे नहीं है, करेंगे हम लोग। और अगर आप लोग आंसर देते हैं तो बहुत मज़ा आता है। आप लोग नहीं, एकदम सही, आप गलत नहीं बोल रहे हैं आप लोग, लेकिन एक मानक स्टैंडर्ड होना चाहिए आंसर का। और आप लोग आंसर, जब मैं क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर देते हैं तो मज़ा आता है। गलत दो या सही दो, बोलो ज़रूर, बोलोगे तो इंटरव्यू की तैयारी होगी। लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या अंतर है, मैं सिर्फ एक अंतर मानता हूँ। एक अंतर क्या, कि यहाँ पर साक्षात अगर क्लास में आप होते और खड़े होकर बोलते तो आपका इंटरव्यू का हिचक खत्म होता, आपके इंटरव्यू का हिचक खत्म होता, कॉन्फिडेंस फेस पर। अगर गलत बोलते तो कैसा आ रहा है, सही बोल रहे हैं तो कैसा आ रहा है, ये तैयारी हो जाती। जबकि ऑनलाइन क्लास में सिर्फ ये वंचित रहता है। मेरे हिसाब से ऑनलाइन ऑफलाइन में सिर्फ इतना ही अंतर है, बाकी अंतर पैदा करने वाले लोग तो बहुत अंतर पैदा कर दिए हैं। मेरी क्लास में मैं जो अंतर महसूस कर पाता हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन में सिर्फ इतना ही अंतर है कि साल भर इंटरव्यू की तैयारी ऑफलाइन क्लास में बहुत अच्छी हो जाती है अगर टीचर आपको चाहता है कराना तो। और ऑनलाइन में आप टाइप करते हैं तब भी बहुत खुशी होती है मुझे, बट
ऑनलाइन में आपका मैं एक्सप्रेशन नहीं देख पाता हूँ फेस का, कि आप जब कुछ गलत बोल रहे हैं तो गुस्सा हो रहे हैं या नाराज़ हो रहे हैं, आपके चेहरे पर डर आ रहा है, या आप उसके बाद भी कॉन्फिडेंस में हैं, ये नहीं देख पाता। सिर्फ ये एक ऑनलाइन की कमी है। और मैं सबका ही पढ़ लिया हूँ लगभग, भूगोल से संबंधित देख, ठीक है, आप लोग अपने लेवल पे अच्छा बता रहे हैं। मैं आपको एक चर्चा करूँगा, जैसे शर्मा जी ने आंसर दिया है, तो भूगर्भ शास्त्र भी तो लगभग वैसी ही बात हो गई, पृथ्वी का ही तो अध्ययन कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत अंतर है, हम देख लेंगे। खैर टॉपिक पे आते हैं। तो अब थोड़ा सा मैं पुराने सिलेबस पे एक बार आपको जाता हूँ। अब आता हूँ कि आपका और क्या कवर होगा इसमें। तो आप देखिए और क्या क्या यहाँ कवर हो जाएगा इसमें। ये है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये है पेपर 1 नया सिलेबस की बात कर रहा हूँ। नया सिलेबस पेपर 1 खंड बी या खंड ब, और जिसको हम नाम देते हैं भूगोल। इस भूगोल का भी चीज़ें इसमें कवर होंगी। कैसे? देखो इकाई 5 क्या अलग से पढ़ना पड़ेगा इसमें भाई। भूगोल की आधुनिक तकनीकें, सुदूर संवेदन सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, घटक, उपग्रहों के प्रकार, सुदूर संवेदन का उपयोग, GIS भौगोलिक सूचना प्रणाली, घटक एवं उपयोग, GPS भौगोलिक पोजीशनिंग सिस्टम, आधारभूत संकल्पना एवं उपयोग, ये पूरा आपका कवर होगा। और ऐसा सामान्यतः बात है कि ये 30 नंबर के होते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ अगर सिलेबस आपको एक दिन और समझाऊंगा तो उसमें स्पष्ट बोला है कि आवश्यकता अनुसार क्वेश्चनों की संख्या कम और ज़्यादा हो सकती है, इसलिए मैं 30 नहीं मानता हूँ। मैं आपको सीधा जड़ परवार करने की बात करता हूँ कि आपका ये पूरा यूनिट भी इसी लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, और बाकी और जगहों पे भी कई जगह यूज होगा आपको ये लेक्चर। आप क्लास में जब मैं पढ़ाऊँगा तो हर रोज़ धीरे धीरे जब जब कोई बात आएगी उस समय सिलेबस निकाल के दिखाया भी करूँगा। और आप लोग ऑफलाइन क्लास में भी सिलेबस का बंच बना के रखिए, जो मैं भेजूंगा या तो उसका प्रिंट निकाल लीजिएगा, या सबके पास होगा, और सामने रखा जरूर करिएगा कि मैं बोलूँ तो आप आराम से देख पाएँ उसको। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने पहले सिलेबस को समझ लिया, और अब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बॉलीवुड के 2 गानों को का मतलब सही मायने में समझे होंगे। अरे मुझे अगले पेज पर ही आना पड़ेगा। बॉलीवुड के 2 गानों का मतलब आप भली भांति समझ गए होंगे। वो 2 गाने क्या हैं? तो एक प्राचीन गाना मैं इसलिए उठाया था, एक प्राचीन मतलब रेट्रो गाना, पुराना गाना क्या कि बिना तुझे जाने बिन पहचाने मैंने जिगर में बसाया, और बाद में वो बोलता है कि जले तन तेरा भी और उसका भी मन जलता है, और पता नहीं कैसे गाना है, बड़ा खतरनाक गाना है, दर्दमय गाना है। तो ये तभी होता है जब आपको सिलेबस नहीं पता है, आप पढ़ने का तरीका, आपके दिमाग में, बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात होगी कि आज पहला लेक्चर है, लेक्चर 001, तो टीचर आज 100% है कि यूनिट फर्स्ट का भूगोल पढ़ाएगा, यूनिट फर्स्ट का भूगोल पढ़ाएगा और भूगोल का पहला बिंदु पढ़ाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा होता तो फिर हम लोग भी वही गाना गाएंगे बाद में पेपर के बाद कि जले तन तेरा भी जले मन मेरा भी, और PSC इस पर लोट के हंसेगी नागिन डांस कर करके, क्योंकि अंततः नुकसान तो आपका ही होगा, PSC को तो इससे कोई दुख होना नहीं है। और नया जो हमने नया गाना लिया था, PSC वही बात बोलती है क्या कि चेहरा नहीं देखना है, चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर के देखो ना, आपको दिल में उतर जाना है। और ये सही भी है कि किसी को जानना है तो उसको ऊपर से नहीं जान सकते आप, उसके दिल में उतरना पड़ेगा। और SDM बनना है, DSP बनना है, तो कम से कम MP PSC के दिल में तो उतरना ही पड़ेगा आपको। और नहीं उतरे हैं, 45 दिन की क्लास के लिए आप तैयार हैं एकदम, तो फिर आप हमेशा चेहरा देख के ही चलते रहेंगे, और किस्मत अच्छी रही तो एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, नहीं तो हम अपनी गलतियों का, अपनी असफलताओं का ठीकरा दूसरों पर खूब दिल से फोड़ा किया करेंगे। तो अभी आप लोग क्लास में 5-10 मिनट रुकेंगे, लेकिन ये क्लास रिकॉर्ड भी चल रही है, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि यूट्यूब पर जाएगी ये क्लास, तो मैं यूट्यूब से विदा ले लेता हूँ। यूट्यूब पे चल नहीं रही है, जाएगी, तो मुझे एडिट के लिए जो एडिट वाले बंदे हैं उनको दिक्कत ना हो, विदा ले लूँ। फिर आप लोगों से मैं थोड़ा सा रूल्स समझाऊँगा कि कैसे क्लास को पढ़ना है। तो आज की क्लास को यहीं ऑफ करते हैं।
सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऑनलाइन क्लास में जप नाम चलता है, तो फिर से आप लोगों को जप नाम, और आप लोगों की सदा ही जय हो, बाबा की भले ही पराजय हो। अब हम लोग बात करेंगे जो अपने ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास में लोग जुड़े हैं उनकी। पहली बात कि हाँ, अभी तो आप क्लास को सुनिए। अभी जो ऑनलाइन वाले बच्चों से मैं बात कर रहा हूँ, क्या बात करनी है कि आप लोगों को लाइव क्लास को कैसे आपको यूज करना है, तो मैं आप लोगों को अनाउंसमेंट किया करूँगा हमेशा। और आप लोग बैच में, मैं एज अ स्टूडेंट यहाँ जुड़ा हूँ, हालांकि लाइव क्लास ले नहीं रहा हूँ, अपनी क्लास क्यों लूँ। तो इस क्लास में आप जैसे ही अपने एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो नीचे आप देखोगे बैच दिखाई देगा। नीचे आप लोग देखिए बैच दिखाई दे रहा होगा, उस बैच पे क्लिक करके पेपर 3 पे जाओगे तो ऊपर आप देखोगे अटेंडेंस। ये आपके काम का नहीं है, अटेंडेंस लगाना है तो लगा सकते हो, आप तो डायरेक्ट अनाउंसमेंट देख लिया करो। वैसे तो स्क्रीन पर ही आ जाएगा वो, लेकिन अनाउंसमेंट अगर नहीं है तो आप चेक कर लिया करो। दूसरा टेस्ट हुआ करेगा, तो इसमें टेस्ट है उसको चेक कर लिया करना आप, वो तो बताएंगे ही हम। लाइव क्लास ये रिकॉर्ड हो जाएगी तब देखना है आपको, तो डेटा नहीं लगेगा। एक बार डाउनलोड करने के बाद ये क्लास जब रिकॉर्ड होगी, आधे घंटे बाद रिकॉर्ड हो जाएगी, तो लाइव क्लास पे जाएंगे तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये क्लास अभी थोड़ी समय बाद रिकॉर्ड होकर यहाँ पे दिखने लगेगी, और आप उसको स्पीड घटा बढ़ा कर भी देख सकते हैं उस टाइम पर। और क्या बात है, तो ये क्लास कैसे आप क्लास रिकॉर्ड में देखेंगे, सिर्फ जो जुड़ा है क्लास में वही देख पाएगा और कोई नहीं देख पाएगा। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि कोई आप लोग स्क्रीनशॉट लेने का या कोई स्क्रीन रिकॉर्डर वगैरह अपने मोबाइल में डाउनलोड मत करिएगा, नहीं तो फिर ये आतंकवादी बना के आपको बाहर फेंक देगा, मुझे फिर मशक्क़त करके आपको जोड़ना पड़ेगा। इसलिए ये गतिविधि अलाउ नहीं करते हैं एप्लीकेशन वाले, जो एप्लीकेशन पर है, तो इसलिए आपको ऐसा चीज़ें नहीं करना है। सारी चीज़ें अच्छा, अब आपको कुछ मैं यहाँ से भेजूँगा तो वो कहाँ मिलेगा, इसी बैच में आप जाके देखेंगे तो जो असाइनमेंट करके लिखा होगा और अनाउंसमेंट लिखा होगा, स्टडी मैटर आगे लिखा होगा, सबसे लास्ट असाइनमेंट के बाद सबसे लास्ट में स्टडी मटेरियल लिखा हुआ है। इस स्टडी मटेरियल पर भी मैं सेंड कर दिया करूँगा, बट अगर स्टडी मटेरियल पे आपको नहीं देखना है, यहाँ से नहीं लेना है, तो ग्रुप में आप लोग अभी जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग मुझे हाय करके मैसेज भेजेंगे और मैं उनको ग्रुप में जोड़ दूंगा। टेलीग्राम पर भी ग्रुप बना दूंगा, कुछ लोग व्हाट्सएप नहीं चलाते होंगे तो टेलीग्राम पर रहें, प्राइवेट ग्रुप रहेगा वो, और उसमें जो कुछ भी मैटर रहेगा यहाँ से भेजा जाएगा आपको। कोई किताब नहीं खरीदनी है, जो पढ़ना होगा सब मैं यहाँ से भेजा करूँगा। होमवर्क क्या पढ़ना है, क्या करना है, सब मैं बताऊँगा। आज का होमवर्क इसी को आपको देखना है, कल की क्लास से मिलेंगे तो इसके आगे हम चलेंगे और अपने यूनिट को शुरू करेंगे। तो मुझे लगता है कि यार ये क्लास को यूट्यूब पर ही पूरा ही डाल दिया जाए, क्योंकि बहुत से लोगों को अभी आइडिया नहीं होगा। तो आज की क्लास को अब ख़त्म करते हैं। आज की क्लास से अगर किसी को कोई तकलीफ़ हो, कोई डाउट हो तो पूछिए। इस पर मनन ज़रूर करना है आपको, अगर ये मनन नहीं करोगे तो फिर परेशानी होगी। पढ़ाई का एक सही तरीका यही है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी तैयारी हो। तो अगर आप लोग बोले कि क्लास ख़त्म करें, अनुमति हो तो क्लास को ख़त्म किया जाए। ठीक है, आशीष भाई थैंक यू बोल दिए हैं और बाकी लोग भी थैंक यू बोलना ही चाह रहे हैं। क्लास वैसे भी 1 घंटे 34 मिनट की हो गई है। कुछ लोग सोच रहे हैं सर 2 घंटे की क्लास बोल रहे थे, 2 घंटे क्यों नहीं हुई। अब अगर मैं 2 घंटे अब से आधे घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाऊँ भी तो दिक्कत होगा। अच्छा, टाइमिंग क्लास का कल से टाइमिंग रहेगा 10 बजे से 12 बजे। अब ये नहीं बोलेंगे आप कि सर 10 बजे मैं उठ नहीं पाऊँगा। अरे यार उठना पड़ेगा, आपने मेहनत, आपको एग्ज़ाम निकालना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। और इसलिए 10 बजे उचित टाइम होता है। आप 9 बजे तक उठ जाएं, 1 घंटे में, अरे 9 बजे मैं बोल रहा हूँ, वैसे तो 5 बजे उठ जाओ और अच्छी बात है, 4 बजे उठ जाओ और अच्छी बात है, लेकिन 9 बजे उठ जाओ तो आप आराम से 10 बजे क्लास लेने के स्थिति में आ जाएंगे। और 10 बजे से दिन की शुरुआत करेंगे तो अच्छी होगी। अगर दिन की शुरुआत 2-3 बजे से करते होंगे तो दिन समझी में नहीं आएगा कि दिन क्या है, न दिन में
सुकून है ना रात को सुकून है, वो बॉलीवुड के गाने जैसा हो जाएगा। इसलिए कम से कम या तो दिन में या रात में सुकून तो रखो। तो 10 बजे आपको उठना है कल से क्लास। सर रात के समय कैसा रहेगा टाइम? उस समय नेट भी सही चलता है, बट रात को अगर क्लास, रात को अगर नहीं, ये समय ऑनलाइन का भाई इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि इस टाइम पर मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूँ। आज संडे है और इसलिए ये क्लास इस टाइम पे हो रहा है, नहीं तो इस टाइम पर मैं ऑफलाइन क्लास में रहता हूँ। इसलिए अब रात की क्लास अगर रखेंगे भी तो हमें फिर सुबह मुझे उठने में तकलीफ होगा, समझ रहे हो? तो इसका टाइमिंग हम लोग फिर चर्चा कर लेंगे। अभी कल की क्लास तो 10 से 12 लेते हैं, और फिर लगेगा अगर ऐसा तो सभी लोग बहुमत बना के मैं निकालेंगे और मैं भी अपना समय निकाल के देख पाऊंगा। तो अगर संभव रहा तो फिर रात को देखेंगे। अब रात को भी नेट जहाँ तक मुझे पता है कि 10 से 11 बजे के बाद ठीक चलता है। 10 से 11 कितने मंथ तक? सिलेबस 3 मंथ में कवर हो जाएगा, ऐसा हम पूरा प्रयास करेंगे कि 3 महीने में पूरा सिलेबस कवर हो जाए। बट आप लोग, आप नहीं, 9 बजे मैं लाइव क्लास में रहता हूं, अब उसको बंद नहीं कर सकता, नहीं तो यूट्यूब वाले स्टूडेंट बोलेंगे कि मैं पहले आता नहीं था यूट्यूब पर और आया हूं तो साल भर रहूंगा, बंद नहीं करूंगा। तो लगभग 9 बजे तक मैं कभी कभी वहां रह जाता हूं, इसलिए मैं 9 बजे का समय तो फ्री रखा हूं। हाँ, ये जो ये रिंकू भाई का आंसर दे दिया जाए कि क्लास 3 महीने में कवर करने का पूरा प्रयास रहेगा, बट प्लस माइनस अगर 10 दिन हो रहा है, माइनस तो खैर होगा नहीं, आपको पता ही है, आप तो पढ़े ही हैं मुझसे, बट प्लस 10 दिन होता तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद भी आप लोग साल भर इस बैच को रिकॉर्डेड फॉर्म में इस बैच पर देख सकते हैं, जितने बार चाहें उतने बार, क्योंकि आपको एक्सेस 1 ईयर का दिया जाएगा। आपको एक्सेस इसमें सिर्फ 3 मंथ का नहीं दिया गया है, 3 मंथ क्लास लाइव रहेगी, रोज मैं आपके साथ आऊँगा, पूछेंगे, और उसके बाद भी डाउट सेशन चलते रहेंगे हर सप्ताह में एक बार, उसके बाद भी लाइव सेशन रहेंगे साल भर। आप लोग बोलेंगे तो 15 दिन में एक बार, कुछ करंट आ गया उसको अपडेट करने के लिए इसी बैच में मैं जुड़ा करूंगा लाइव क्लास, उसका अनाउंसमेंट मैं कर दिया करूंगा पहले ही। और कोई डाउट हो तो पूछिए। ये क्लास पूरा यूट्यूब पर जाने देंगे, वो बीच का जप नाम तो अच्छा ही नहीं रहा, लास्ट में जप नाम बोलना पड़ेगा, खैर एडिट करा दूंगा मैं उसको। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। जबकि मैंने इसका एक प्रमोशन वीडियो डाल के रखा था रात में 12 से 2, भैया आप एग्जाम सही नहीं दे पाओगे। फिर मैं आपको बता रहा हूं, इस बार मेरे कई स्टूडेंट यूपीएससी में गड़बड़ हो गए उनका एग्जाम, इसीलिए क्योंकि रात को वो सोए नहीं, और एमपीपीएससी के भी कई लोगों का एग्जाम इसीलिए गया क्योंकि रात को वो सोए नहीं। यार इंसान हो यार आप लोग, मेरे जैसा आलसी व्यक्ति जो पूरे ज़िंदगी में कभी 5 बजे कैसा दिन होता है देखा नहीं था, आज 5 बजे से क्लास लेता है। बदलना चाहे तो क्या नहीं बदल सकते हैं। ये 12 से 2 वाला मैटर सही एकदम नहीं है आपके लिए, ज़िंदगी के लिए। आप प्रयास करिए कि सुबह 6 बजे उठा करिए, भले रात को जल्दी सो जाइए, और 10-15 दिन में तो आप नियम बन जाएगा। ये वैसे भी साइकोलॉजी बोलती है कि 21 दिन तक अगर आपने प्रयास कर लिया तो हो जाएगा। बेटा मुझे आपका एग्ज़ाम निकालने, आपकी ज़िंदगी एग्ज़ाम से मतलब है, मुझे यहाँ पर सिर्फ क्लास पढ़ा देने से मतलब नहीं है। और मैं आपके एक एक गतिविधियों पर भी ध्यान रखूँगा कि आप लोग क्या गतिविधि कर रहे हैं, नहीं तो अपनी गतिविधियों से पता चले कि मात खा जाए, मेरा यहाँ मेहनत सब बेकार हो जाए। तो आप लोगों को अब अपने दिनचर्या में परिवर्तन करना पड़ेगा। आप 6 बजे 7 बजे उठे और बढ़िया बात है। रात को 12 से 2 बजे अगर कोई मुझे फेसबुक पर भी लाइव दिख गया तो मैं यहीं से एक पत्थर फेंक के मार दूंगा, सीधे आपके रूम पे जाके गिरेगा। क्योंकि रात को नहीं जगना है, आपको एग्जाम निकालना है ना, यहाँ आए हो एग्जाम निकालने के लिए। जब प्रकृति रात को सोने को बोलती है तो प्रकृति रात को आप क्यों जागते हैं? और ये नहीं बोल सकते कि दिन में अशांति रहती है। अरे अशांति क्या, आपके दिमाग में अशांति है। अगर आप लोग अपने दिमाग में शांति ला लें तो फिर कहीं भी पढ़ सकते हैं। अंबेडकर जी तो पढ़ते हैं ना आप उनकी जीवनी की, बाहर जाके रोड पर स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ते थे तो वहाँ शोर नहीं होता होगा, क्योंकि फिर आप दिन में जाकर सो जाते हैं पेपर में, और मेंस में जाके 3 घंटे लिखेंगे, सही आपका दिमाग काम करेगा क्या?
तो साल भर सिर्फ पढ़ाई पर काम नहीं करना है, अपने स्वास्थ्य पर, अपनी गतिविधियों पर भी काम करना है कि शायद मेरी गतिविधियां मुझे पीछे ले जा रही हों, शायद मेरी गतिविधियां मुझे पीछे ले जा रही हों, मेरा रूटीन मुझे पीछे ले जा रहा हो। तो केवल पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, अपना हेल्थ, अपनी सोच और अपनी गतिविधियों को भी एग्जाम के अनुरूप ढालना पड़ेगा। जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो उसके अनुरूप ढालना पड़ेगा, नहीं तो खूब अच्छा नॉलेज होकर भी हम जाके क्वेश्चन गलत करके चले आएंगे, क्योंकि दिमाग हमारा एकदम एक्यूरेट मानक पर काम करेगा ही नहीं उस समय। तो एक्यूरेट मानक पे काम करना है तो आपको 12 से पहले तक सोने का प्रयास करिए और कोशिश करिए कि सुबह 7-8 तक मैक्सिमम उठ जाइए, जिससे कि दिन का प्रयोग सही करें। और दिन में सोइए मत आप, दिन में जब नींद आए तो भले चले जाओ किसी कैफे में, चाय पी लो, गाना माना सुन लो, 10 दिन 12 दिन मेहनत करना पड़ेगा। दिन में सो ही मत, रात को नींद आने लगेगी। हम एक सुनते हैं ना कि रात को नींद नहीं आती, अरे दिन में सोओगे नहीं तो रात को नींद क्यों नहीं आएगी? नींद तो दौड़ के आएगी। तो ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि मैं 10 बजे की क्लास को सुसंगत सिद्ध करने के लिए आप लोगों को ये बता रहा हूं। मैं आपकी गतिविधियों पर भी मुझे ध्यान रखना है कि आप ठीक गतिविधियां रखें। क्लास का टाइमिंग डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं हम लोग, लेकिन चेंज ऐसा होगा जिसमें मैं भी अवेलेबल रहूं और बाकी चीज़ें भी रहें। और रात का क्लास हुआ भी कभी तो समझ लीजिए कि 10 के पहले पहले ही क्लास ख़त्म हो जाएगी, इस लेवल पे जाएगा और तब तक नेट चलता ही नहीं है। मैंने क्लास ले रखा है इस पर काफ़ी, उस समय नेट और गड़बड़ होता है, बल्कि इस समय सभी लोग व्यस्त होते हैं तो नेट ठीक चलता है। लेकिन ये समय मेरे पास है नहीं, तो हम लोग समय 10 से 12, अभी कल का समय तो फिक्स है 10 से 12, फिर हम लोग तय कर लेंगे, लगेगा तो और इसमें इधर उधर आगे पीछे कर लेंगे। तो आज की क्लास अब रोकें? चलिए, तो आज की क्लास को अब हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगली क्लास में कल सुबह 10 बजे। कॉपी पेन आज लेके नहीं बैठे होंगे तो कल से कॉपी पेन लेके बैठिएगा। सबको धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में।